औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क़ हक्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। तो हज़रात गिरामी, कल हम लोगों ने इस चैप्टर से गुजरते हुए रुक गए थे यहाँ पर, क्योंकि वक्त खत्म हो गया था। अभी 10 मिनट 15 मिनट में इससे गुजरते, क्योंकि इसमें कुछ है खास नहीं। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं हम लोगों ने। वेस्ट कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाली जो चैप्टर है उसी का बस समझे है मामला। जल्दी से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड अबाउट 13 to 15 मिलियन फ्री पीपल वेर कैप्चर्ड इन अ लिटरल मैन हंट। कब हुआ ये मामला? जब ब्लैक स्लेव्स को पकड़ पकड़ के अमेरिकन बेच रहे थे। यूरो अमेरिकन सिविलाइजेशन ने ये काम किया। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कैसे रोमन्स और अभी का वेस्ट कल सिविलाइज्ड बहुत है, कल्चर्ड बिल्कुल नहीं है। मतलब इन लोगों में कोई भी समझिए महजब लोग नहीं है। फॉर हेल्वेटस, वन ऑफ द फर्स्ट मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर इन यूरोप, the Middle Ages was a time in which people were turned into animals, and the time whose laws were a masterpiece of absurdity. जैसे मैंने कहा कि मटेरियलिस्ट लोग को हमेशा मिडिल एजेस से मसला होगा, क्योंकि मिडिल एज के बाद जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनका सबसे फेवरेट वक्त है, क्योंकि उसी वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन चीजें शुरू होती हैं। उससे पहले मिडिल एजेस था, जिसमें चर्च की हुकूमत थी और सारी चीजें, इनको पसंद नहीं है। ठीक है, रेनाइसेंस से पहले का वक्त जो है मिडिल एज, इनको पसंद नहीं। इसलिए कहते हैं कि लोग बड़ा घटिया हो गए थे और ये सारी चीज, जबकि असल में सबसे अच्छा चीज मिडिल एज है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, द पेंटर स्टेट्स, आई एम अगेंस्ट मैकेनाइज्ड लाइफ एंड केमिकल फॉर्मूलाज, आई लाइक द मिडिल एजेस, इट टैपेस्ट्रीज एंड स्कल्पचर्स। सारे बेहतरीन बेहतरीन चीज मिडिल एजेस में बने हैं। आपको पता भी है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन आप अपना मुगल एम्पायर को देख लो, भी मिडिल एज में ही अच्छा वक्त उसका था। उसके बाद तो फिर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जवाल सारी चीजों का शुरू हुआ है मिडिल एजेस में। हमने देखा, वी यूजुअली हैव अ सिंप्लीफाइड एंड वन साइडेड इमेज ऑफ द मिडिल एजेस। हम लोग मिडिल एज को देखते हैं यूरोपियन लेंस से। यूरोपियंस पसंद नहीं करते मिडिल एज को, और उसको जब बताते हैं कि वो पुराना जमाने का है और जो है घटिया उस वक्त चीजें थी, जबकि असल में बहुत बेहतरीन उसमें तरक्की हो रहा था रिलीजन और आर्ट का। साइंस का नहीं हो रहा तो अलग मामला, लेकिन अगर हम अपने नजरिए से देखें, ठीक है, तो कोई ऐसा खराबी नहीं था मिडिल एजेस में। मिडिल एजेस क्रिएटेड ग्रैंडियोस वर्क्स ऑफ आर्ट एंड रियलाइज्ड a synthesis of great philosophy, the Greek one, and a great religion, Christianity. ठीक है, ये चीज है कि उस वक्त बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं। दिस एज विदाउट साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस हैड क्रिएटेड समथिंग व्हिच अल्फ्रेड नोबर्ट व्हाइटहेड कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रोग्रेस। मिडिल एजेस में क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस नहीं हुआ, लेकिन क्वालिटेटिव बहुत प्रोग्रेस हुआ। बहुत सारे चर्चेज बेहतरीन बेहतरीन बनी और ये सारी चीजें हुई। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया आज का जमाना मादा परस्ताना है, उसको मादे से मतलब है, तो वो चीजें उसी तरीके से देखेगा जो आपके खिलाफ। इसलिए और उसको आप पर प्रोजेक्ट भी करेगा। आपको भी बोलना पड़ेगा कि मिडिल एजेस घटिया थे, ठीक है ना। उससे रेनाइसेंस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अच्छा है, जबकि वो सिर्फ क्वालिटी वाइज अच्छा है। क्वांटिटी में जवाल आता गया है, लोगों के जिंदगी में जवाल आता गया है, ठीक है ना। ये चीज है। इन आर्ट देर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस एज देर इज इन साइंस। फ्रॉम पैलियोथिक टाइम्स अप टू नाउ वी कैन नॉट परसीव एनी इंक्रीज ऑफ द एक्सप्रेसिव पावर इन आर्ट इन कंपेंसेट बाय डेवलपमेंट। ठीक है, साइंस के तरीके से आर्ट में और ये सारी चीजों में कोई ऐसा जो है नॉलेज का मामला नहीं होता कि भाई नॉलेज बढ़ रहा है या इस तरह का। जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो सारी चीजें आपके जात के अंदर होती, ठीक है। आप कोई ऐसा चीज नहीं कर रहे होते जो एकदम नया। सिविलाइजेशन हाउएवर हैज इट्स स्टोन एज एंड इट्स एटॉमिक एज। सिविलाइजेशन बढ़ता गया, जैसे मैंने बताया, वो भाई कल्चर एंड सिविलाइजेशन सबको चैप्टर याद है, वही चीज है, बस उसको थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में रखा गया, इसलिए कल्चर एंड हिस्ट्री नाम है। और उसका कल्चर एंड सिविलाइजेशन था, ठीक है। स्टोन एज आया, एटॉमिक एज आया, मतलब वही चीज है। Here we think, of course, the Middle Ages in Europe. The Middle Ages, in this sense, did not exist in large areas of the world. From Muslim India to Muslim Spain, for example, where Islamic civilization was at time flourishing. मिडिल एजेस को गाली देते कि मिडिल एजेस अच्छा नहीं था और एकदम ब्लैक लॉ था और लोग जानवरों के तरीके से रहते थे, जो अब आम आवाम में नजरिया बन चुका है कि मिडिल एज सही में घटिया है। लेकिन उस वक्त जैसे मैंने बताया, भाई मुस्लिम इंडिया पूरा बेहतरीन जमाने में जी रहा था, इस स्पेन आपका बेहतरीन जमाने में जी रहा था, ठीक है। उस टाइम बगदाद फ्लरिश कर रहा था, बहुत सारी चीजें कर रही थी। लेकिन क्योंकि भैया वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पसंद नहीं है और यूरोप उस टाइम जवाल में था, यूरोप हमेशा ही से जवाल में था, अभी भी जवाल में ही है, तारीखी में ही है, तो वो आपको भी बर्दाश्त नहीं करता कि ऐसे तरह से रहो, ठीक है। फॉर हेगेल एंसेंट ग्रीस वाज द गोल्डन एज ऑफ फिलोसफी। ठीक है, हेगेल को आप जानते हैं, जिसने दिया है डाई इलेक्ट्रिक आइडियलिज्म, और मार्क्स ने दिया है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म। दोनों अलग चीजें, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, कभी और आगे आएगी चीजें, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन समझो
हेगल का जो है डायलेक्टिक आइडियलिज्म, उसी को बस आइडियल से हटा मटेरियलिस्टिक और मादा प्रस्तावना बना दिया कार्ल मार्क्स साहब, तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है, ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट टू ऑफ एरिस्टोटल्स बुक इन द फील्ड ऑफ साइंस, physics and on heavens, Russell says that in light of modern science, not one sentence written in either of these books is valid today. एरिस्टोटल को फाइव फादर ऑफ फिजिक्स इस तरह से भी कुछ कहते हैं, शायद हम कंफर्म नहीं पता, लेकिन कुछ कहते हैं एरिस्टोटल मतलब मॉडर्न साइंसेज में भी किसी का फादर कहलाता है। तो एरिस्टोटल के अगर हम साइंस की फील्ड्स में देखें, जो उसकी फिलोसफी से अलग जाती है चीजें, उसमें अगर आज देखो, ठीक है, तो एक भी चीज सही नहीं है, क्योंकि साइंस का उस टाइम वक्त नहीं था। एरिस्टोटल एक्सप्लेन्स दैट द थिंग्स व्हिच आर बिलो द मून आर सब्जेक्ट टू कमिंग इनटू लाइफ एंड डिकेइंग, व्हाइल एवरीथिंग दैट इज अबव मून इज अनबॉर्न एंड अनडिस्ट्रक्टेबल। आरी बात, कितना बेवकूफाना टर्म बोल रहा है, मतलब है जाहिर है बेवकूफी वाली बात, इसका तो अपराध नहीं करेंगे कि भाई जो चीज मून के नीचे है वो खत्म हो जाएगी, मून के ऊपर है जीत जाए, बेवकूफी। For historian, the 10th century is as dark and barbaric as the 6th century. The reason is that they consider it from the point of view of political history and written word. If we read that Pushkin called the book of art, we shall get a quite different impression, because contrary to all expectations, the 10th century created works with equally as brilliant and technically successful, even equally as beautiful as any other century. The number of pieces of art is surprising. तो मैंने बताया कि उस वक्त, जिस वक्त लोग जी जी जी, ठीक है ना, उस वक्त लोग जो है उस वक्त जब जमाना जो खराब चल रहा है, और मतलब देखें कि मादा ज्यादा नहीं बढ़ रहा, ठीक है, बात ये इनको मिडिल एजेस से मसला इसलिए है क्योंकि मादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, और आर्ट बढ़ रहा था, और बहुत सारी चीजें हमने देखी भी हैं कि भाई सिस्टीन चैपल सब कब बना होगा, लाइसेंस सिर्फ उस वक्त बना है, लेकिन उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो, पसंद नहीं करते, क्योंकि मादा नहीं बढ़ रहा, और क्वालिटेटिव जो शुरू में ही चीजें निकली हैं, आर्ट फ्लोज फ्रॉम द अंडरडेवलप्ड टुवर्ड द डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आर्ट जो है अंडर डेवलप्ड जो है अनडेवलप्ड पार्ट से डेवलप पार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। यूरोप का कोई अपना कोई कल्चर होता नहीं है, वो भाई इंडिया से कल्चर ले रहे हैं, पाकिस्तानी कल्चर अडॉप्ट कर ले रहे हैं, इटालियन कल्चर अडॉप्ट कर ले रहे हैं, है ना, उनका अपना कोई कल्चर, अमेरिकन कल्चर कुछ है ही नहीं है, बेसिकली देखा जाए तो अमेरिकन कल्चर सिर्फ मटेरियलिज्म है, उसका सब चीजें मटेरियलिज्म है, पूरा कैपिटलिस्ट निजाम ही अमेरिकन कल्चर है बेसिकली, उनके पास कुछ अलग चीज नहीं है, मास कल्चर ही उनका अपना कल्चर है, उसके अलावा उनके पास कोई चीज नहीं है। तो आर्ट किधर से किधर बढ़ता है, नीचे से ऊपर की जानिब, इट गोज फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड वेस्ट और फ्रॉम द साउथ टुवर्ड द नॉर्थ। साइंस फॉलोज द अपोजिट डायरेक्शन, थिंग्स मूव फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ हायर चार्ज टुवर्ड दैट ऑफ द लोअर वन। आ रही बात समझ, मटेरियलिज्म और मादा परस्ती और साइंस किधर बढ़ता है, हायर से लोअर की जानिब, आर्ट किस तरफ बढ़ता है, लोअर से हायर की जानिब। तो आपके नजर के सामने चीजें तो आपको पता है, ईस्टर्न म्यूजिक, हिंदू फोक म्यूजिक, अफ्रीकन डांसेस एंड सॉन्ग्स, ये सारी चीजें वेस्ट में इतनी घुसी हुई है कि वेस्ट का अपना कोई गाना ही कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, वो सारी चीजें उन पर बेस्ड है। In Africa, if Africa is undeveloped from the point of view of science and technology, it is by no means so in the field of art, because art does not know developed or undeveloped. ठीक है, Black Africa is a true superpower in the field of folk music, art and dance. ये तो बात आपको पता है, ब्लैक लोगों की भाई आर्ट बहुत जबरदस्त होती है, उनका जो है कल बहुत सारे स्लैंग्स आज आप लोग यूज करते हैं, सारा ब्लैक लोग दे रहे होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा स्लैंग वर्ड जो है ब्लैक्स का है वो है, ठीक है, बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स जो आप यूज करते हैं ब्लैक्स देते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर कहें अनडेवलप्ड है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका बैंक अनडेवलप्ड है, किस बुनियाद पर, मैंने उस बार बात पूछा था पहले शुरू में ही हमने बात की कि लोग कहते हैं प्रोग्रेस, किस बुनियाद पर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस किस में, क्या सिर्फ मादी की प्रोग्रेस, क्या सिर्फ साइंस का प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। असल प्रोग्रेस दो तरीके से, जो हमने पहले बहुत दफा बात कर चुके हैं, एक लिटरल प्रोग्रेस है जो मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है जो ऐसे बढ़ता है, जिसमें माल और साइंस और इस सारी की तरक्की है, एक प्रोग्रेस आसमान की जानिब बढ़ता है, जो खुदा की जानिब बढ़ता है, जो रूहानियत की जानिब बढ़ता है, वो वाला प्रोग्रेस है। साइंस जो है मतलब वेस्ट जो आज का, वो सिर्फ इस तरफ बढ़ता है, उधर से तो नीचे की जानिब जा रहा है, मतलब इसको जाना था ऐसा, वो चल रहा है समझिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहा है। सो क्वाड्रेंट बनाओ चार, एक होता है दोनों पॉजिटिव, एक होता है ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। वेस्ट किधर जा रहा है भाई, इधर मतलब हॉरिजॉन्टली तो प्रोग्रेस में है, लेकिन स्पिरिचुअली डाउनवर्ड है, जमीन में धंस रहा है, माइनस ले रहा है, ठीक है। अफ्रीका मान लो उस टाइम ज्यादा उसका प्रोग्रेस हो नहीं रहा होगा साइंस की बुनियाद पर, लेकिन तब भी प्रोग्रेस तो होता ही है, साइंस पर ऐसा कोई आदमी नहीं जो प्रोग्रेस नहीं करता, मतलब माइनस तो आप कभी नहीं जा सकते हो ना, साइंस और सिविलाइजेशन में आप कभी माइनस में नहीं जाएंगे कि ऐसा कोई नया अच्छा चीज आपको पता चल गया आप उसको छोड़ दो। तो वो लोग हो सकते हैं भाई हल्का बढ़ रहे हो, लेकिन उनका इधर जो लेटरल जो मतलब वर्टिकल प्रोग्रेस था वो हो रहा था। ये सारी चीजें हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई आदमी कहे कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो अच्छा हो और प्रोग्रेसिव हो,
जरूरी नहीं है, उनके ख्यालात भी रेसिस्ट किस्म के हो सकते हैं, जो रेसिस्ट हैं। आप शुरू में फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट जो थी या सेकेंड वेव फेमिनिस्ट भी, सब के सब रेसिस्ट थी, ठीक है, सब के सब रेसिस्ट, फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट भी, सेकेंड वेव फेमिनिस्ट भी। थर्ड वेव वाला को तो उनको तो क्या पता क्या मामला है, थर्ड वेव तो अलग ही कुछ और ही लेकर के आ गया है। मतलब फर्स्ट वेव सेकंड वेव कुछ समझ में भी आता था कि हाँ चलो ये फर्स्ट वेव वाला कहता है कि चलो हमको वोटिंग दिलवाओ, ये दिलवाओ, सेकंड वेव और बकवास कर देता है, चलो वोटिंग वाला तो हम कहते हैं कि चलिए आपको नहीं मिल रहा हक, कुछ आप एक ले सकते हो, ठीक है, आप कुछ मान लीजिए कि उसको हक दो, कुछ दो, चलो हटाओ। फर्स्ट वाले का कुछ गुंजाइश निकाल सकते हैं आप, है नहीं सही, हम तो बिल्कुल सही नहीं समझ रहे, लेकिन अगर वेस्टर्न लिबरल ही हिसाब से देखा जाए तो चलो कुछ हम लोग गुंजाइश निकालें। सेकेंड वेव में तो अलग ही उसमें बकवास हो गया, अगर जॉब नहीं करना है, हाउस वाइफ नहीं बनो, अपने बच्चों और अपने शौहर को भूखा रख करके उनको तड़पा दो, इस तरह के नारेबाजी लगे, है ना। तो बेवकूफ़ी का हद क्रॉस किया हुआ, सेकेंड वेव भी घटिया निकला। थर्ड वेव तो अब तो अपने में लेकर के आ गया है, अब तो जबरदस्ती कुछ और चीज को लेके आ जाता है, अब तो औरत और मर्द का कोई जेंडर ही नहीं रखता, अब तो अलग ही चीज है, अब तो हर चीज अब कुछ मतलब अलग ही, क्या पता क्या दुनिया किधर जा रहा है, उनको अभी तक पता ही नहीं है कि हम मर्द हैं कि औरत हैं। अच्छा, मर्द हैं बॉडी के हिसाब से, औरत हैं जहन के हिसाब से, और पसंद भी फिर हमको औरत ही है, मतलब अजीब यार। चलो साइंटिस्ट बिलोंग टू देयर टाइम्स ओनली, पोएट बिलोंग्स टू ऑल टाइम्स, ठीक है, पोएट जैसे है ना अल्लामा, आज तक आपके लिए रेलेवेंट है, ठीक है, आज तक आप अल्लामा से आपके लिए रेलेवेंट है, ठीक है, और लेकिन रदरफोर्ड आपके लिए रेलेवेंट नहीं रहा, रदरफोर्ड भाई गए, है ना, पता चल गया आदमी को कि ये साहब गलती बता दी था, इस तरह का इलेक्ट्रॉन, इस तरह का एटम नहीं होता, रदरफोर्ड अब इररिलेवेंट है, लेकिन अल्लामा अभी भी आपके पास रेलेवेंट है, आज भी आपको शेक्सपियर पढ़ा जाता है, आज भी प्रेमचंद रेलेवेंट है, आज भी अल्लामा इकबाल रेलेवेंट है, ठीक है, आज भी हाफिज शिराजी रेलेवेंट है, आज भी गालिब रेलेवेंट है, लेकिन रदरफोर्ड रेलेवेंट नहीं। न्यूटन अब कुछ दिनों में इररिलेवेंट हो जाएगा, उसके अगर हम लोगों का साइंस बुक अच्छा कुछ दिमाग लगा करके चेंज हो जाए और आइंस्टाइन वाली फिजिक्स को अच्छे तरीके से ले लिया जाए तो फिर न्यूटन साहब भी इररिलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है। साइंटिस्ट अपने वक्त के हिसाब से रहता है, पोएट भाई और जो आर्टिस्ट है हर वक्त रहता है। Culture is a static topic of why we live. Civilization is a continuous progress of how we live. ये हम बात कर चुके हैं, इसमें ज्यादा वक्त आपका लेना पसंद हम नहीं करेंगे। Civilization can be shown by an ever-ascending line starting from the discovery of fire through watermill, iron, writing an engine to atomic energy and cosmic travel. मतलब horizontal progress। ये हम बात कर चुके हैं टूल वाले वक्त में, टूल एंड कल्ट जो सब टॉपिक था उस चैप्टर का। Culture, however, is in a search, going back, starting anew. ठीक है, ये भी हम कल्चर सिविलाइजेशन पे बात हो चुकी है, वक्त आपका जाया करना मकसूद नहीं है। ऑल द ग्रेट टीचर्स ऑफ मैनकाइंड वेदर prophets such as Moses, Jesus and Muhammad sallallahu alaihi wasallam or non-prophets such as Confucius, China final boss, Gautam Buddha, Gaya final boss, Socrates, Kant, Tolstoy and Martin Buber, covering a period from 6th century BC to the present, have taught essentially the same morals. है कि नहीं, मोरालिटी सब सेम पढ़ा, हमने बताया भी था कि मोरल टाइम बाउंड नहीं है, मोरालिटी क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मकसद ही कोई चीजों पर डिपेंड नहीं करेगी। ये सब बताया भी था कि अगर दुनिया में कोई इंसान भी नहीं होता तब भी कत्ल करना हराम था, उसका टाइम और इन चीजों से मामला नहीं होता। एसेंशियल मोरल कमांडमेंट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम, प्लेस और सोशल सर्कमस्टेंसेस, contrary to great difference in various social and political degrees of development, even in their belief and religious symbols, we come across an amazing conformity of moral principles all over the world. ठीक है, मोरल प्रिंसिपल हर जगह सेम है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां बोला जाए कि रेप करना अच्छी बात है, ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बोला जाता हो भैया कि रेप करना इज गुड, चोरी करना इज गुड, कत्ल करना इज गुड, माँ बाप को गाली देना इज गुड, कहीं नहीं बोला जाता, ठीक है ना। अच्छा, इन द रियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज कॉन्ट्ररी, चेंज इज द लॉ ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमी से चेंज को नापना तोड़ना वो सारी चीजें फिर वो आ जाती है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों की तरफ से, फिर मटेरियलिस्ट को आप कहें वो चेंज को मादे के हिसाब से देखता है। असल में डाइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म अभी हम जाना नहीं चाहते, कभी आएंगे तो उस पर अच्छे से बात कर लिया जाएगा। द प्रिंसिपल, अब इसमें है क्या, इसको ज्यादा मैंने अच्छे से हाईलाइट किया नहीं है तो ज्यादा कुछ होगा नहीं बेहतरीन। एवरीथिंग यू क्रिटिसाइज इन अदर यू शुड अवॉइड डूइंग योरसेल्फ, मतलब वही सारी चीजें, बहुत सारे लोगों के ऐसे बयानात जो सेम मोरल को कह रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कैंट का कहना है वर्क ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल विच यू मे वांट टू बिकम अ जनरल लॉ, वो काम करो जो आप चाहते हो हर कोई करे, इस तरह का, ठीक है। वर्क इन सच अ वे दैट द प्रिंसिपल ऑफ योर विल कैन सर्व एट द टाइम एज द प्रिंसिपल ऑफ जनरल रेगुलेशन, वही चीज है। थेल्स क्या कहते हैं भाई, व्हेन कहाँ गया,
when we do not want when we do not what we rebuke other people for, ठीक है, वी डू नॉट व्हाट वी रिवोक आवर, हम लोग उस काम को ना करो जिसकी वजह से आप दूसरे को रोक रहे हो, मना कर रहे हो, ठीक है ना, डू नॉट डू व्हाट अदर स्कॉल्ड यू स्कॉल्ड्स अदर फुल, वही सारी चीजें आ रही बात समझ, वही सारी चीजें। अ ज्यूइश थिंकर Hillel who lived in Palestine at about the same time as Jesus, when asked by a polytheist to explain in short the essence of religion, answered, what you do not want to be done to you, do not do to your neighbors। आ रही बात समझ, यही सारी चीजें जो आप नहीं चाहते वो दूसरों को ना करो, जो बेसिक चीजें है ना, अल्लाह हम लोग हदीस में पढ़ते हैं ना, जो वो काम करो जो अब तुम अपने भाई के लिए पसंद करते हो, है ना, वो पसंद करो, तुम जो अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। ईमान की अलामत है कि मैं अमान के लिए वही चीज पसंद करूंगा जो खुद के लिए पसंद करता हूँ। वही सारी चीजें देखो ग्रीस में वही बोला जा रहा है, हर कोई वही चीज बोल रहा है। ये बताना चाह रहे हैं कि जनरल मोरल कमांडमेंट्स हमेशा सेम ही रहे। डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू ऑन टू यू, ये सारी चीजें, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं। ईच आर्टिस्ट स्टार्ट्स फ्रेश एज इफ नो मैन हैज एवर क्रिएटेड एनीथिंग बिफोर हिम। ये भी हम बात कर चुके आर्ट एंड साइंस वाली चीज में, कि आर्ट को अगर आप एकेडमिक बना लो, आर्ट को अगर आप टेक्निक में तोड़ दो, तो फिर वो फॉर्मलिज्म और हिपोक्रेसी इन रिलीजन के तरीके से हो जाता है। बात की ना, आर्टिस्ट हमेशा क्रिएट करता, वो कॉपी नहीं करता, ठीक है, ही सिंपली यूजेस नो वंस एक्सपीरियंस बट हिज ओन। ये सारी चीजें आ चुकी हैं। Other people's experience, the accumulation of experience, all that is a condition or a presumption of science. Other people's experience used in art, however, means imitation, repetition, academicism, in other words, the death of art. आ रही बात समझ, हमने साइंस से बात की, साइंस में पुराने लोगों का एक्सपीरियंस यूज होता है। आज भी आप रदरफोर्ड को जानते हो क्योंकि भाई साहब ने गलती की थी, ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर साइंस को जरूरत होती है अपने पुराने ख्यालात को, और उसमें जो चीजें होती है कोलैबोरेशन का, हमने बात की थी आर्ट एंड साइंस में कि आर्ट में कोई कोलैबोरेशन नहीं होता। आर्ट में आप अपने जात इंडिविजुअल अपना आदमी काम करता है, उसमें कोई कोलैब वोलैब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, वो सब बातें हम कर चुके हैं। पिकासो पेंटेड एट द एज ऑफ 2 बिफोर ही कुड इवन टॉक प्रॉपर्ली। वाह, फैक्ट ऑफ द डे। एविड वाज टॉकिंग इन हेक्सामीटर्स व्हेन अदर चिल्ड्रन स्टार्टेड अटरिंग देयर फर्स्ट वर्ड, ठीक है, बहुत सारी चीज यहाँ पे। और क्या है, सो आर्ट इज नॉट अ नॉलेज, इट इज अंडरस्टैंडिंग बट बाय द हार्ट, लव एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द सोल। ये सारी चीजें भी आर्ट एंड साइंस में आ चुकी हैं कि वो नॉलेज नहीं, ये सारी चैप्टर बस समझिए उतना जो आपने समझा, उसी का एक समराइज वर्जन था। अब हम आ गए मेन जगह पर, जिस पर मैं चाहता हूं कि हम लोग बेहतरीन बात करें। ड्रामा इन यूटोपिया, ये मेरा फेवरेट चैप्टर इस किताब का, ड्रामा इन यूटोपिया। ड्रामा आप जानते हैं, है ना, ड्रामा इसमें आप लोग नोट मेकिंग अच्छे से करिएगा। हाँ, नॉट अ सिंगल यूटोपिया इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड साइंटिफिक सोशलिज्म डील्स विथ मोरल क्वेश्चंस, ठीक है, यूटोपिया इज बियॉन्ड गुड एंड इविल, एवरीथिंग इज अ स्कीम। ये आएगा नीचे, ठीक है, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। अब हम लोग आते ड्रामा इन यूटोपिया। भैया देखो, ड्रामा इन यूटोपिया में होता क्या है, ड्रामा तो आपको पता ही, ड्रामा किसी को बताने की जरूरत है नहीं, सब एवरीबॉडी नोज ड्रामा क्या होता है। यूटोपिया क्या होता है, ये सवाल होना चाहिए, यूटोपिया क्या होता है। यूटोपिया मतलब होता है एक आइडियल सोसाइटी। आ रही एक आइडियल सोसाइटी, है ना, जो आप सुनते हैं, ऐसी सोसाइटी जहां कभी चोरी नहीं होगी, ऐसी सोसाइटी जहां कभी रेप नहीं होगा, ऐसी सोसाइटी जहां कोई बदमाश आदमी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसी सोसाइटी जहां जो है कि सारे लोग है ना पालन करेंगे नियम कायदे का, ऐसा सोसाइटी डजंट कैन नॉट एग्जिस्ट ब्रो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसी सोसाइटी जहां हर कोई नमाज पढ़ेगा, ऐसी सोसाइटी जहां जो है कि हर कोई पर्दा करेगी, नहीं होता है, ठीक है। ये आइडियल सोसाइटी, ऐसा तस्वुर, ऐसी किसी दुनिया का तस्वुर जो हो नहीं सकता, इम्प्रैक्टिकल ख्यालात वाली, ठीक है, ख्याली दुनिया होता है ना, और यूटोपियन सिविलाइजेशन, यूटोपियन वर्ल्ड का आप तस्वुर करते हैं, ऐसा सोसाइटी भाई जहां पर सब चीज रहेगा और एकदम आला आला ख्याल समझ रहे हैं जी। गांधी का रामराज, हॉबिस की लेविथिन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेविथिन। लेवियथन जो है ना वो बहुत बढ़िया, वो स्टेटिस्ट है कि बताता है स्टेट को पावरफुल हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट जब तक पावरफुल नहीं है तो इंसान आपस में लड़ने लगे, तो वो सारी अपनी जितनी भी राइट्स और ड्यूटीज का सारा जो बेसिस है ना वो स्टेट को दे देता है, ठीक है, वो समझता है। लेवियथन होता ही वही चीज है कि आप एक ग्रीक ये बाइबल में भी उसका जिक्र है कि एक मॉन्स्टर है, सी मॉन्स्टर, जो रूहों को पहले मार ले लेता है, जो बदमाश रूह होते हैं उसको, या फिर ऐसा आपका कुछ हकूक आपका ले लेगा और उसके बदले आपको प्रोटेक्शन देगा, तो वो स्टेट के लिए डिनोट होता है। थॉमस होब्स की लेवियथन है, ठीक है ना, कि लेवियथन मतलब होता है वो कि आप स्टेट को पूरा पावर दे दो। ये चीजें आएंगी स्टेट पर ही हम बात करेंगे आज इंशाल्लाह, स्टेट पे बात करना अच्छा लगता है हमें। खैर आगे बढ़ते हैं। फॉर बिलीवर्स ऑल इविल एंड गुड इज इन मैन, हम इतनी देर से बात करते आ रहे हैं, ये बात आपको आ गई, पहले चैप्टर में भी ये चीज थी, है कि नहीं। इससे पहले वाली चैप्टर से पहले वाली चैप्टर कल्चर एंड सिविलाइजेशन में शायद थी कि नहीं थी, मोरालिटी में जरूर ये चीज थी
कि गुड और इविल इंसान के अंदर है। जो हमने बात की कि बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं दे सकते, बाहर से आप इंसान को जो है कि चेंज नहीं कर सकते। अभी आज अब्दुल हलीम भाई ने हमें एक फोटो सेंड करी उस किताब की, कुरान मुसलमानों के कुरान पर हुकूक, डॉक्टर इसरार की, उसमें वही चीज़ थी। उन्होंने हमें फोटो सेंड किया, बोला कि देखिए वही चीज़ थी। बोला देखा अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ मिल गई। पर वही कहने का मामला है कि ये चीज़ कि बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होता, दावत का मतलब ये होता है अंदर से चीज़ों को इग्नाइट करना, है ना? तो गुड और इविल दोनों आप में, आप चूज़ करते हो। जो आप में एजेंसी है कि आप अच्छा चूज़ करो या ना करो, ठीक है? फ्रीडम आपको दी गई है, ठीक है? ये चीज़ है। अच्छा, टू असर्ट दैट इविल इज आउटसाइड, जो मैंने बताया, जो फ्रेंडिच एंजल्स की बात थी, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, ठीक है? वो चीज़ कि एविल बाहर है या गुड बाहर है, माशरे के हिसाब से इंसान होता है, माशरा बुरा तो इंसान बुरा, माशरा अच्छा तो इंसान अच्छा। फिर इंसान से उसकी एजेंसी चली जाती है, इंसान से उसकी फ्रीडम चली जाती है, इंसान से उसकी फ्रीडम टू चूज चली जाती है। तो मैंने बड़ी तफसील से पहले चैप्टर में बात की है। To assert that evil is outside, that a man is evil because the conditions in which he lives are bad, that conditions in these conditions, ठीक है, the changes in the conditions would bring changes in man. To insist that man is a result of outside circumstances is from the religious point of view the most godless and the most inhumane idea which has ever appeared in the human mind. इसका हमको कोई बताने की जरूरत है? आप ये चीज हमने डिबंक कर चुके पहले ही चैप्टर में कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट एंड हिज वर्क। वही चीज को अच्छे से लिख दिया गया है कि ये मान लेना कि इंसान का उस पर फर्क होता है, माशरे का, और माशरा अच्छा तो वो अच्छा, माशरा बुरा तो वो बुरा, कितना इनह्यूमेन चीज है, कितना गॉडलेस ख्यालात है, इंसान की फ्रीडम उससे छीनने वाली बात है, इंसान को एक पपेट बनाने वाली चीज है, इंसान को फैटलिज्म और डिटर्मिनिज्म में डालने वाली चीज है, जो हमने बहुत अच्छे से बात की थी, डीएनए और न्यू डार्विनिज्म पर ही बात की थी, तो उसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं, है ना? आपको पता है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज आ गई। अच्छा आगे बढ़ो। ड्रामा इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस दैट इज पॉसिबल इन आवर यूनिवर्स। यूटोपिया इज अ ड्रीम और विजन ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। ड्रामा एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है जो पॉसिबल यूनिवर्स में। ड्रामा में बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है? ड्रामा में आप फुल्ली आजादी रखते हैं कि नहीं? ड्रामा में आप क्या रखते हैं? फुल आजादी रखते हैं। ड्रामा में भाई किसी को मेढक बनना है, एक आदमी को मेढक बनना बन सकता है, एक आदमी को पेड़ बनना बन सकता है, फुल फ्रीडम, जिसको जो बनना, मर्द औरत बन सकता है ना? एक मर्द है बंदर बन सकता है, एक मर्द जो है वो कुछ भी बन सकता है। ड्रामा में हर चीज आप पर है। यूटोपिया इज अ ड्रीम और विजन ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। यूटोपिया एक ड्रीम है, ख्याल है कि जन्नत इस दुनिया में आ जाएगी, क्योंकि ऐसा माशरा जहां कभी चोरी ही नहीं होगा, ऐसा माशरा जहां कभी रेप ही नहीं होगा, ऐसा माशरा जहां कभी लोग नमाज छोड़ेंगे ही नहीं, और ऐसा माशरा, ठीक है ना, ऐसा माशरा जहां औरतें कभी पर्दा छोड़ेंगी ही नहीं। ये खाम ख्याली है, ठीक है? ये खाम ख्याली है, ठीक है ना? आपके आपके जहन का एक समझिए, आपको जहन आपको बस दे रहा है उसकी सो जाओ, वो वाली चीज है, ठीक है ना? गोली दे रहा है जो इंजीनियर साहब दे रहे होते हैं लोगों को। अब यहाँ पर है, ये कौन हजरत है? आपको नाम पता होगा, प्लेटो को आप जानते ही हैं। प्लेटो की रिपब्लिक बहुत फेमस चीज है, प्लेटो है। प्लेटो को, अच्छा अभी आज हमने, आप लोगों ने अगर पढ़ी हो आज की चैट, तो डॉक्टर मियाँ साहब हमारे दोस्त थे एक अच्छे, ठीक है ना? वो, उनको आज हमने क्या बोला कि आप प्लेटो अशरिज्म फैला रहे हो, यही प्लेटो, ठीक है? प्लेटो ये आदमी है। अच्छा अशायरा के नजदीक ना, अच्छा उस पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात है, अशायरा के नजदीक प्लेटो अरिस्टोटल सब इमाम है, ठीक है? नई जगह नहीं जा रहे, कंट्रोल। इमाम प्लेटो की अब बात करते, छोड़ो उधर ना जाओ, इधर आ जाओ। All tunes that are sad, soft, and lazy should be forbidden and substituted with masculine and marching song. प्लेटो साहब अपने रिपब्लिक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक आइडियल सोसाइटी का ये डिफिनेशन दे रहा है, आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। आ रही बात समझ? अब उसमें बता रहे, बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई फालतू, हमने हाईलाइट किया, उस पर आप देखें। All tunes that are sad, soft, and lazy should be forbidden and substituted with masculine and marching song. ऐसा सॉन्ग भैया जो सैड दे, है ना, जो आपको सॉफ्ट और लेजी बनाए, जो रुलाने वाला सॉन्ग हो, है ना, जो रात के 3 बजे आपके रील सेक्शन पर आता है, वो वाला नहीं बजना चाहिए ऐसे एक अच्छे सोसाइटी पे। कैसा वाला सॉन्ग बजना चाहिए? द मैस्कुलिन मार्चिंग, है ना, कि देश की जवान इंडियन आर्मी, उस तरह का एकदम जोश और जज्बा लोगों में जाग जाए, उस तरह वाला, है ना, एकदम आज तो हो ही जाएगा, आज तो भाई, आज तो टॉप 1 पे हम लोग को आ जाना है, वो वाला कि लोग मतलब प्रोडक्टिव लोग बने, है ना? क्योंकि सैड सॉन्ग में इंसान काम नहीं करना चाहता है। जहां सैड हो गए, थोड़ा आ गया दुख दर्द तकलीफ, तो फिर इंसान बोलता है अरे यार बड़ा दुख है ना, जमाने में और भी गम है, जमाने मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं।
वसूली की राहत के सिवा। खैर, तो गमगीन नहीं होना चाहिए, गमगीन वाली चीजें ना बजे, एकदम भयंकर है ना, एकदम मैस्कुलिन म्यूजिक बने। अच्छा, यहाँ पर आ गई ये बात जो नाजी साहब ने भी की है ना, नाजी ने भी यही काम किया है। पढ़ें इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सिटीजन शुड नॉट बी इल और नॉर और ऑन अ मेडिकल ट्रीटमेंट बिकॉज इन दिस वे ही काउजेस डैमेज टू द स्टेट। आ रही बात समझ, स्टेट यहाँ पर माए बाप है, स्टेट यहाँ पर मेरा खुदा है, ठीक है। स्टेट, स्टेटिस्ट जो होते हैं ना, वो स्टेट के हिसाब से चीजों को देखते हैं, ठीक है। और स्टेट ऐसा है कि भाई स्टेट ही सब चीज है। एक बात समझ जाए, मॉडर्न स्टेट जो नेशन स्टेट फ्रेमवर्क है जो आज आप देख रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब और सारी चीज जो भी जिसकी बाउंड्री महदूद है और जिसके कानून, जिसकी जो भी चीजें कानून साजी एक एक गवर्नमेंट और गवर्निंग बॉडी वो दे रही होती है कानून, ठीक है ना। ये नेशन स्टेट का बेसिक बेसिक चीज है। नेशन स्टेट की सबसे बेसिक चीज उसकी बाउंड्री, और अपने अपने सिटीजन को किन बुनियादों पर जज करेगा, किस बुनियादों पर पहचानेगा। तो नेशन स्टेट सबसे बड़ा अभी का खुदा है ना। वो अल्लामा को अपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम, और तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम, और इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, पैरहन जो इसका है मजहब का वो कफन है। सबसे बड़ा बुत वतन है ये नेशन स्टेट जो है, सही में सबसे बड़ा वतन। अच्छा, लोगों को बहुत दूर तक, बहुत लोग उसको बेसिक तक लेकर के छोड़ देते हैं। लोग इस वाले शायरी को यूज करते हैं नेशनलिज्म तक, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, गुड, नेशनलिज्म तक ही होगा, हो सकता है नेशनलिज्म बेपी लग रहा है कि नेशनलिज्म तक रुक जाओ, वतन परस्ती बहुत घटिया चीज है ना। मुत्तहिदा कौमियत, द कंपोजिट नेशनलिज्म, जिसकी वजह से इतना लॉस हुआ है कि बता नहीं सकता हूं मैं, बहुत लॉस हुआ है, ठीक है। खैर, तो वो सारी चीजें और ये इसके अगेंस्ट मान लीजिए आप यूज करना चाहते हैं ये अल्लामा को कि भाई मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम, और तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम, और इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, पैरहन जो इसका है मजहब का वो कफन है। आपने बोला ठीक है, इससे आपने नेशनलिज्म का रद्द कर दिया, गुड। हम चाह रहे इससे और आगे बढ़ो, सिर्फ नेशनलिज्म तक क्यों, नेशन स्टेट को ही क्यों कबूल करना है। आ रही बात समझ, मसला ये नेशन स्टेट जो इटसेल्फ है ना, ये नेशन स्टेट ये खुद में ही एक बुत है, भले पाकिस्तान हो, ठीक है, भले सऊदी अरबिया हो, भले एक अच्छा, देखिए बुरा लग सकता है लोगों को, लगना चाहिए नहीं, हम नहीं चाहते कि बुरा लगे, लेकिन जो हकीकत है बॉस, तो हकीकत ही है, ठीक है ना। फलस्तीन है, बिल्कुल नेशन स्टेट है। अच्छा, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, ठीक है। अब भाई बोलोगे यार, लोग चढ़ जाते हैं मुझ पर कि मतलब तुम क्या कर दिए, और उससे तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल इसका कोई रद्द नहीं है, लेकिन भैया बात तो समझनी पड़ेगी ना, वो तो है जो है तो है, ठीक, वो तो है तो है। तो नेशन स्टेट जो है वो इन इटसेल्फ घटिया ही होता है। नेशन स्टेट का प्याला जो है ना, वो नेशन स्टेट जो प्याला है जो आप हम देखते हैं, वो ही गंदा प्याला है। उसके ऊपर आप दूध डाल के पियो, चाहे नाली ही का पानी डाल के पियो, नापाक ही रहेगा, ठीक है। आप नेशन स्टेट के ऊपर शरीयत नाफिज कर दो, तब भी वो घटिया ही रहेगा, वो वर्कआउट नहीं कर सकेगा, ठीक है, नहीं कर सकता। नेशन स्टेट फ्रेमवर्क में खिलाफत नहीं आती। अच्छा, अब इस पर हम तफसील से बात करेंगे, अभी हम प्लेटो को थोड़ा देख लेते हैं। प्लेटो साहब क्या कहना चाहिए, नेशन स्टेट खुदा है लोगों का, ये सही में आज की डेट में लिबरलिज्म भी नेशन स्टेट को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, वो टोटली नेशन स्टेट को जो पूरा हिमायत करता है, ठीक है। वो उसका मसला ही वही है कि नेशन स्टेट को कुल्ली तौर से हम उसको बढ़ा दें, ठीक है। स्टेटिस्ट होता है बेसिकली, लिबरलिज्म स्टेटिस्ट होता है। अब दो तरह के लिबरलिज्म होता है, उस पर हम कभी और जाएंगे, अभी प्लेटो को पहले आ जाते हैं। ही शुड इधर वर्क और डाई, क्योंकि आप स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हो। आपका बीमार पड़ना, आपका मेडिकल, आपका हॉस्पिटल में जाना स्टेट को नुकसान पहुंच रहा है, स्टेट ज्यादा कमा सकता था, स्टेट को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, नहीं बर्दाश्त। इट इज गुड देयरफॉर फॉर अ मैन हु इज लिविंग इल फॉर अ लॉन्ग टाइम और हु हैज अ सिक पर्सपेक्टिव शुड कमिट सुसाइड। आगे बात समझ, ऐसा इंसान जो भाई बहुत देर से बीमार है, उसको क्या करना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टेट का नुकसान हो रहा है। आपकी यही चीज है ना, रिलीजन हमेशा आपकी इंडिविजुअलिटी पर बात करेगी, वो चाहेगी कि आपकी बका हो, ठीक है ना। इंसान की तरक्की की बात करता है, ठीक है। हम नेशन स्टेट की तरक्की की बात नहीं करते, हम कहते हैं इंसान जब बेहतर हो जाएगा, इंसान की तरक्की हो जाएगी, इंसान जब मेराज इंसानी पर चला जाएगा, तो खुद ब खुद उसका माशरा सुधर जाएगा, ठीक है ना। खिलाफत आप अपने हाथों से नहीं ले सकते, खिलाफत अल्लाह ताला देता है,
आप बस तौहीद पर आ सकते हो, आप नमाज कायम कर सकते हो, आप जो है जुस्तजू आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, खिलाफत आप नहीं ला सकते, ठीक है। आ रही है बात समझ ना, आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, वो अभी दूसरे लाइन पे हम नहीं जाना चाह रहे, अभी इस पर पहले आ जाते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ अ यूटोपिया इज इनह्यूमन बट परफेक्ट। आ रही बात समझ, यूटोपिया है ये, जो प्लेटो की रिपब्लिक जो अभी आपने चीजें पढ़ी, वो यूटोपियन वर्ल्ड है। ऐसा वर्ल्ड यहाँ पर एक बीमार आदमी को मर जाना चाहिए, है कि नहीं। एक बीमार आदमी जो बहुत साल से बीमार है, उसमें ठीक होने का कोई गुंजाइश नहीं है, उसको मर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई परफेक्ट है, क्योंकि उसमें उस स्टेट को परफेक्ट होना चाहिए। आ रही बात समझ, वो इनह्यूमन ही रहेगा, हर यूटोपिया इनह्यूमन रहेगा, क्योंकि उसमें इंसान को स्टेट गवर्न करके देगा, ठीक है। हर यूटोपिया में स्टेट कुल्ली इख्तियार रखता है। यूटोपिया में उस गवर्नमेंट जो उसमें होती है, कोई भी यूटोपियन वर्ल्ड हो, उसमें जो गवर्नमेंट होती है या उसमें जो स्टेट होता है, वो कुल्ली इख्तियार रखता है। वो इख्तियार रखता है कि आज मुर्गी कितने अंडे देगी, आ रही बात समझ। उसमें वो इख्तियार रखता है कि आप कितने बच्चे पैदा करोगे, ठीक है। वो इख्तियार रखता है कि आपकी जमीन पर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, हर चीज नेशन स्टेट हक रखती है, ठीक है। हम इसी को कहते हैं लेवियथन, पूरी की पूरी चीज हड़प लेना, है ना। आपकी इंडिविजुअलिटी का कोई मामला नहीं। अच्छा, नेशन स्टेट जब आता है मामले में, तो नेशन स्टेट एक और काम करता है कि आपके नाम को भी वो देता है। आ रही बात समझ, आपका कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आपके आधार कार्ड में अमान के जगह पर लिख दिया जाए अरमान, फॉर एग्जाम्पल, आधार कार्ड में अगर आ जाए अमान के जगह पे अरमान, तब ये हजरत अरमान ही हैं। भले इनके वालिदैन ने इनका नाम अमान रखा हो, लेकिन अब ये अरमान कहलाएं, क्योंकि नेशन स्टेट की गलती की वजह से, और नेशन स्टेट ने इनको अरमान कह दिया, और इनके जो लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें सब नाम इनके अरमान अगर आ जाते हैं, तो फिर ये अरमान ही है। नेशन स्टेट आपको कुछ वैल्यू नहीं देगा, भाड़ में जाओ। अगर गलती से इनके जेंडर में मेल की जगह फीमेल लिखा जाएगा, तब ये फीमेल कंसिडर किए जाएंगे, भले ये मेल हो, डजंट मैटर। आ रही बात समझ, आपको नेशन स्टेट आपके नाम रखने का भी अख्तियार नहीं देता, आपकी कहें कि क्या कहते हैं, आपकी आपकी जेंडर को भी आप जो है कि उसका भी अख्तियार नहीं देता। नेशन स्टेट जो अपने ऑफिशियल बुक्स में आपको जिस तरीके से डिस्क्राइब करता है, आप उसी तरीके से होते हैं, ठीक है। ये तो इतनी इतनी इतना जबरदस्त पकड़ रखता है नेशन स्टेट आज की डेट में, और इसको पावरफुल कौन बनाता है, टेक्नोलॉजी। इसलिए टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती है, नेशन स्टेट उतना ज्यादा पावरफुल होता है। जितनी ज्यादा सीसीटीवीज पावरफुल होंगी, जितना ज्यादा फोन का ट्रैकिंग सिस्टम, और जितना ज्यादा, है ना, बैंकिंग में आप यूपीआई यूज करोगे, क्योंकि सारी चीजें आप अगर स्टेट को बता रहे हो, तो स्टेट उतना ज्यादा पावरफुल होगा। जैसे आज मैंने लिखा भी, लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई आप आएंगे कि नहीं 29 तारीख को, है ना, जो है पटना में वक्फ बचाओ मीटिंग। मसला ये भाई कि आप नेशन स्टेट के कोऑर्डिनेशन में जब प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो नेशन स्टेट और पावरफुल होता है, ठीक है। क्योंकि आपके जहन में बात आती है कि हमको प्रोटेस्ट करने के लिए भी उसकी परमिशन की जरूरत है, जो कि है, ठीक है। ये हजरत लोग भी कर रहे होंगे, तो उन्होंने जाहिर परमिशन लिया होगा, नहीं लेते तो नहीं हो पाता। आ रही बात समझ, मतलब नेशन स्टेट अपने अगेंस्ट भी अगर रेजिस्टेंस चाहेगा, तो वो ही परमिशन देगा, तभी रेजिस्टेंस हो पाएगा। अगर वो परमिशन ना दे, तो आप रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। नेशन स्टेट इतना बड़ा पावरफुल चीज हो जाता है, और आज है, ठीक है। जब नेशन स्टेट असल में इतना पावरफुल है कि प्रोटेस्ट करने के लिए भी, मतलब जो आप रेजिस्टेंस शो करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको उसी नेशन स्टेट से भीख मांगनी पड़े, तो लोग कितने बेचारे मासूम हैं कि उनको लगता है कि हम जो है कुछ कर लेंगे तो हमारा वक्फ वापस मिल जाएगा। देखिए, वक्फ ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी क्या होती है, जिसमें आप खुद से, जी बेचारा नहीं है, बिल्कुल नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा आपने पकड़ा, जाहिल कहेंगे इनको, जाहिल लोग, उनको लगता है कि ऑटोनॉमस बॉडी जो है, ऑटोनॉमस बॉडी जो है, जो जिसको नेशन स्टेट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने इस पर एक लिखी भी थी, एक मेरे पोस्ट होगी, आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। वक्फ पर ही मैंने उसको लिखा था, है ना, पढ़ा ही होगा बहुत सारे लोगों, उसमें मैं लाइव भी गया था, तो लोग अगर ज्वाइन होंगे तो उनको पता होगा। वक्फ असल में क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है ना, उसमें आप अपने से चलाते, उसमें हुकूमत का कोई मतलब कुछ नहीं होता, हुकूमत का कोई उससे लेना देना नहीं होता, ठीक है।
वक्फ में अमान साहब अपनी ज़मीन अगर वक्फ करना चाहें तो दे दिया, वो कम्युनिटी का हो गया, उसमें हुकूमत का कोई उसमें ऐसा डायरेक्ट मदाखलत नहीं है, ठीक है। लेकिन नेशन स्टेट इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई भी चीज़ उसके निगरानी के अगेंस्ट हो या फिर उसके निगरानी के और उसके इल्म के बगैर हो। नेशन स्टेट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके निगरानी के बगैर एक पत्ता भी हिले। आ रही बात समझ? इसलिए अगर आपको एक एनजीओ भी खोलना है ना कुत्ता बचाने के लिए, कुत्ते बचाएं, हम रोड के कुत्ते मर रहे हैं, कुत्ता बचाना है, तब भी आपको उसको गवर्नमेंट से सर्टिफाइड करना पड़ेगा, तब भी आपको उसको नेशन स्टेट से लिखवाना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा कि मैं कुत्ता बचाने जा रहा हूं। और अगर वो साइन करते हैं तभी आप कुत्ते बचा सकते हो, और अगर वो नहीं साइन करते तो आप अनलॉफुल काम कर रहे हैं, आपको जेल में डाला जा सकता है। नेशन स्टेट इतना ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमी के अगेंस्ट 100%, उसके नेचर ही है। आ रही बात समझ? नेशन स्टेट का नेचर ही है कि वो ऑटोनॉमस बॉडी को कबूल तो दूर है बात है, उसको तसव्वुर भी नहीं करना चाहता। कोई भी नेशन स्टेट एकदम तसव्वुर नहीं कर सकता एक ऑटोनॉमस बॉडी को। आ रही बात समझ? कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता एक ऑटोनॉमस बॉडी को। वो हमेशा अपने आप को हर चीज में दाखिल करेगा। पहले एक हर ऑटोनॉमस बॉडी खत्म करेगा, आपकी आइडेंटिटी को भी वही बताएगा, आपके जेंडर, आपके नाम को वही बताएगा, आगे चल करके आपके रिलीजन को भी वही जज कर, जो आज करता है। वक्फ मुसलमान का डायरेक्ट मसला है या नहीं मसला है, वो नेशन स्टेट जज करेगा। कल को जैसे 3 तलाक का मामला है, 3 तलाक जो कि मेरा एक रिलीजियस मामला है, ठीक है, जो मेरा रिलीजियस मामला है, वो भी नेशन स्टेट बताएगा कि वो मेरा असल में इंटरनल रिलीजियस मामला है या एक्सटर्नल रिलीजियस मामला है। आ रही बात समझ? ये असल में सेकुलरिज्म यही होता है। सेकुलरिज्म का हम लोगों को बहुत बेसिक सा डिफिनेशन पता है कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है स्टेट अलग और रिलीजन अलग। नहीं, ऐसा है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। असल में जो चीज है ना, वो ऐसा है कि स्टेट जब रिलीजन को अलग कर देता है तो स्टेट खुद उस रिलीजन की जगह ले लेता है। आ रही बात समझ? स्टेट और रिलीजन अलग हो जाता है तो वो स्टेट रिलीजन का जगह लेता रहता है और उसको फिर रिलीजन के तरीके से स्टेट आपको फतवे देता है। स्टेट बोलता है कि जुमे की नमाज इतनी जरूरी नहीं है, तो एक काम करो, क्योंकि यहाँ पर दूसरे फेस्टिवल का वक्त आ गया है तो जुमा को मत जाओ। फिर आपको नेशन स्टेट बताता है कि आपको जुमा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, पढ़ना भी चाहिए तो मस्जिद में पढ़ना चाहिए, घर में पढ़ना चाहिए। ठीक है, सेकुलरिज्म बेसिकली ये है कि नेशन स्टेट आपको आपके रिलीजियस फतवे भी देगा, आपको रहने सहने खाने पीने सब चीज की, आपको हर एक चीज नेशन स्टेट आपको देगा, क्योंकि आपको टोटल जो भी कंट्रोल है ना, वो नेशन स्टेट अपने हाथ में रखता है। बेसिकली ये चीज है, नेशन स्टेट हर चीज को अपने हाथ में रहता है। उसके हाथ से कोई चीज चला जाए उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। इसलिए अगर आप छोटी सी तंजीम, ठीक है, इसलिए इसलिए अगर आप छोटी सी एक तंजीम बनाओ जो रोड पे झाड़ू भी देने वाले हो ना, रोड पे झाड़ू दें, तो भी आपको पुलिस रोक सकती है। बोले तुम क्या कर रहा है बे, झाड़ू दे रहे, नहीं देना है आपको, रोड पे नहीं झाड़ू देना है, अपने घर पे दो। रोड पे झाड़ू देना है तो एक दफा जाइए हुकूमत से और डीएम साहब से साइन करवाओ, तब जाके रोड पे झाड़ू दे सकते हो। अरे बात समझ? मतलब नेशन स्टेट अपने लाइल्मी में कोई चीज तो तस्वुर ही नहीं कर सकता, बर्दाश्त तो दूर की बात है। अरे बात समझ? यही चीज अगर आप लोगों ने पढ़ा देखा हो, एक बैटमैन को देखा है कि नहीं लोगों ने, द डाउन ऑफ जस्टिस, बैटमैन है ना, देखा ही होगा भाई। बैटमैन तो सबको जानते हैं बैटमैन को, है ना, एवरीबॉडी नोज बैटमैन। और जोकर को भी आप जानते हैं। एक उसमें सीन है, अभी मेरे पास है नहीं, वो तुम उसको खोल लेते, उसमें आप देखते, जो जेल में जाता है, जेल में नहीं पकड़ में आ जाता है, जोकर जो पकड़ में आता है और बैटमैन उससे इंटीग्रेशन कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, उससे बैटमैन पूछ रहा होता है क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, और गुस्सा हो रहा होता है जोकर पर। तो जोकर एक बहुत अच्छी बात बोलता है वहां पर। ठीक है, अब दिखा देंगे, हम अपनी स्टोरी पे लगा देंगे वो वाला सीन एग्जैक्टली, आप लोग उसको देख लेंगे। इसमें हम बताना चाह रहे कि नेशन स्टेट कितना, उसका नेचर कैसा, हम बस नेशन स्टेट के नेचर पे बात करना चाह रहे, इसलिए हमने उसका रेफरेंस लिया, क्योंकि हमको लगा कि यहाँ से एक अच्छी सीख मिली। जब जोकर को पकड़ लिया जाता है ना, तो जोकर साहब रहते हैं इंटीग्रेशन चेंबर में और बैटमैन उससे पूछ रहा होता है कि क्यों कर रहे हो और क्यों जो है लोगों को मार रहे हो, मेयर पर अटैक जो होता है उस वाले फिल्म में, तो उस पर पूछता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो जोकर उसमें बहुत अच्छा बात बोलता है, उसमें बोलता है डोंट एक्ट लाइक यू आर वन ऑफ देम। ठीक है, जोकर कहता है कि तुम इस तरीके से एक्ट ना करो कि तुम उन लोग जैसे हो, तुम उन लोग जैसे नहीं हो, उनके लिए तुम और मैं में, हम और दोनों में कोई फर्क नहीं। बहुत बहुत बेसिक बात है। और नेशन स्टेट की
जो फितरत है ना, बहुत अच्छे से जोकर साहब समझाते हैं वहां पर, ठीक है, बहुत अच्छे समझाते हैं। जोकर साहब कहते हैं कि बैटमैन साहब, जो आपको लग रहा है कि आप उनके साथ हो और मुझे अलग जैसा समझ रहे हो, आपका बहुत खाम ख्याली है, ठीक है। असल में ना जोकर साहब, बैटमैन साहब, बैटमैन और जोकर, उनके नजर में जो आम सिटीजन है, जो लॉ है, जो स्टेट है, उनके नजर में बैटमैन और जोकर दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों लॉ के ऊपर जा रहा है। बैटमैन लॉ तोड़ता है और जोकर भी लॉ तोड़ता है। आ रही बात समझ? इसीलिए जोकर सही बात कहता है कि बैटमैन और जोकर दोनों घटिया है। असल बात और सुनिए कि नेशन स्टेट 1000 जोकर जरूर बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन एक बैटमैन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। ये बात बहुत गहरी है, समझ लीजिए। अगर और अच्छे समझाना तो बोले हमें, हम इसको और अच्छे समझाना कोशिश करेंगे। नेशन स्टेट 10 जोकर्स बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक बैटमैन बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैटमैन अपनी मोरालिटी खुद से निकाल रहा है, जो लॉज उसको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लॉज जहां पर शॉर्ट पड़ रहे हैं, बैटमैन वहां पर पहुंच जाता है। बैटमैन जाकर के रेपिस्ट और ड्रग डीलर्स को पकड़ लेता है पुलिस से पहले। ये चीज पुलिस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आप देखें कि बैटमैन अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाता लोगों को, और पुलिस हमेशा बैटमैन को पकड़ने के चक्कर में रहती है। फिल्म अगर लोगों ने बैटमैन को देखा हो, डॉन ऑफ जस्टिस ले लो या शुरू का बैटमैन वाला देखो, उसमें आपको दिखेगा कि बैटमैन को पकड़ने के चक्कर में पुलिस बहुत जोर शोर से रहती है कि बैटमैन को पहले पकड़ो, क्योंकि बैटमैन और जोकर में उनको कोई फर्क नहीं दिख रहा है। अरे बस नेशन स्टेट कोई भी ऐसे इंडिविजुअल को जो खुद से काम करता है बर्दाश्त नहीं करेगी। जोकर यही कहता है कि तुम अगर समझ रहे हो, तुम अपने आप को फूल ना बनाओ कि तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम मेरे जैसे हो, हम दोनों सेम है, ठीक है। ये जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है ना, ये बहुत, अब हम आपको वो सीन ही हम इंशाल्लाह डाल देंगे, तो आपको इससे आप कनेक्ट करिएगा। जो बताने का मेरा मकसद है नेशन स्टेट की फितरत, कि वो 10 जोकर जरूर बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन एक बैटमैन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि बैटमैन नेशन स्टेट के लिए ज्यादा खतरनाक है, जोकर थोड़ा कम खतरनाक है, ठीक है। सुपर हीरोज कभी नेशन स्टेट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है ना। व्हाट इफ विजिलेंटे वर्क्स टू अचीव व्हाट स्टेट वांट्स बट इन हिज ओन टर्म्स, नहीं हो पाएगा, नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि नेशन स्टेट चाहता है कि सब चीज मेरे हिसाब से हो। आ रही बात समझ? नेशन स्टेट को हर चीज अपने काबू में चाहिए। नेशन स्टेट लेवियथन है भाई, एक मॉन्स्टर है जो चाहता है हर चीज उसके हिसाब से हो। आप उसके हिसाब से आप कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली बात ये है भाई, आप मतलब किस तरीके से, अभी तो बहुत कम आपको फ्रीडम मिली हुई है नेशन स्टेट के हिसाब से, कि अभी भी आप बहुत चीजें कर रहे हैं। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? कि कोई भी रिलीजन का छोटा छोटा एक अपना अपना एक है ना अपना कोड, ठीक है। Where do we shape हिंदुत्व विजिलेंटे ग्रुप्स एंड हिंदुत्व स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट? हिंदुत्व विजिलेंटे ग्रुप्स असल में स्टेट के ही तो लोग हैं ना, स्टेट से अलग नहीं है। वो नेशन स्टेट की, वो नेशन स्टेट की ही तो पुजारी है। वो तो कहते जय इस वतन को, वतन के अगेंस्ट नहीं जा रहे होते, और वतन को सुधारने का भी कोई उनमें मतलब मादा है। आ रही बात समझ? इसलिए हम कहते हैं नेशन स्टेट की नॉलेज में ही करते, बिल्कुल। वो नेशन स्टेट उनको असल में फंड कर रहा है। आ रही बात समझ? जैसे कि भाई पुलिस को भी नेशन स्टेट फंड करता है, बहुत सारे पुलिस को इनकाउंटर के लिए दे दिया जाता है, जाओ मार दो, ठीक है। इसलिए दो लोग भी सही इस्लाम की बात कर ले तो काम जाते, बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग बैटमैन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। वो लोग कभी बैटमैन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक। इसलिए नेशन स्टेट के फ्रेमवर्क में कोई दावत देगा ना, तो बिल्कुल कबूल है भाई। तबलीगी जमात आप हजारों किलोमीटर जाओ और बड़ी से बड़ी मजलिस लगाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करो यार, डजंट मैटर, ठीक है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उस तरह का आप दावत दो जो नेशन स्टेट को डायरेक्टली अटैक नहीं करे और उसके बेसिस को ना हिलाए, तब तक आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां नेशन स्टेट के लॉज एंड ऑर्डर्स और नेशन स्टेट के हाथ से आप निकलोगे, नेशन स्टेट आपको पकड़ के मार देगा सीधा, ठीक है, सीधा कत्ल कर देगा। एक बहुत अच्छी किताब है द एटोनॉमी ऑफ द स्टेट, मॉडर्न स्टेट, ऐसे करके, उसको आप पढ़ सकते हैं। फिर आसान जबान में समझो यार, यही चीज है। वेल अल्लाह की किताब है द इम्पॉसिबल स्टेट, ठीक है ना। उसमें क्या कह रहे हैं कि इस्लामिक खिलाफत कभी नेशन स्टेट फ्रेमवर्क में नहीं आ सकती। अभी हम उधर नहीं जाएंगे, इधर आ जाओ, थोड़ा एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, हम थोड़ा उधर जा रहे हैं। इन बात आपको समझ में आ रही होगी नेशन स्टेट कैसे हमारे ऊपर है, नेशन स्टेट की छत्रछाया में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है।
नेशन स्टेट खुदा है आज के वक्त का, जिसके बिना आपका नाम आपका नहीं है, जिसके अफर्मेशन के बिना आपकी एज आपकी नहीं है। ठीक है, आप अगर बोलो कि एज मेरा है 50,000 साल, फॉर एग्जाम्पल 50,000 तो नहीं होता, मान लो मैंने बोला मेरा एज है 25 साल, आप बोलेंगे क्या प्रूफ है? ठीक, आप बोलेंगे क्या प्रूफ है? मैं बोलूंगा मेरा एज 25 साल है भाई, मेरे अम्मा अब्बा से पूछ लो। बोलेंगे नहीं आप झूठ बोल रहे हो। सही में हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चलो आप बोलेंगे आधार कार्ड दिखाओ, है ना, आप प्रूफ मांगते हैं, एक आईडी मांगते हैं। वो आईडी कौन पब्लिश करता है, वो आईडी कौन देता है? नेशन स्टेट दे रहा होता है। कभी ये चीज कभी पहले हुई? पहले भी लोग रह रहे थे, ठीक है ना, पहले भी लोग रह रहे थे ना। पहले कभी तो आधार कार्ड का कोई सिस्टम नहीं था, पहले तो कोई ऐसा आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था कि आप ये हो और आपका उम्र ये है और इस हिसाब से आपको जज किया जाएगा। पहले भी बहुत सारे लोग रहते थे, पहले भी जो है 1000 लोग इधर से उधर ट्रैवल करते थे। कभी तो पासपोर्ट का तस्वुर नहीं आया, ठीक है, कभी आधार कार्ड का तस्वुर नहीं आया। नेशन स्टेट जब से बना है तब से पासपोर्ट की जरूरत है, आधार कार्ड की जरूरत है, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज की जरूरत है। मतलब आप गाड़ी भी चलाओ तो नेशन स्टेट के जहन में होना चाहिए कि इस आदमी को गाड़ी चलाने की हमने इजाजत दी है। आ रही बात समझ? बर्थ सर्टिफिकेट, पैदा हुए हो तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि नेशन स्टेट के खाते में आप आ जाए कि आप पैदा हुए हो। आ रही बात समझ? इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट के बिना आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता एक नॉर्मल स्कूल में, क्योंकि नेशन स्टेट चाहता है कि पैदा भी होना तो सबसे पहले हमको बताया जाए कि आप पैदा हुए हैं। अमान साहब आज पैदा हुए हैं तो सबसे पहले नेशन स्टेट को पता चले। दादी को बाद में कॉल लग सकता है, ठीक है, नानी को बाद में कॉल लग सकता है, लेकिन नेशन स्टेट को सबसे पहले पता चलना चाहिए कि अमान साहब पैदा हुए। क्योंकि नेशन स्टेट इतना पावर और वो इतना यूटिलिटेरियन, मतलब इतना ज्यादा आप पर काबू रखना चाहता है, ठीक है। नेशन स्टेट की यही फितरत है, वो उसका नेचर है। नेशन स्टेट इस चीज को छोड़ नहीं सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। वो कभी ऑटोनॉमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप उसके ला इल्मी में कोई काम करो, ठीक है। अगर नेशन स्टेट को पता चल जाए कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, नेशन स्टेट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तब अगली क्लास हमारी तिहाड़ जेल से हो सकती है, ठीक है, हो सकती है अगली क्लास हमारी तिहाड़ जेल से, और हम लोग वहां से जो है चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि नेशन स्टेट बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि नेशन स्टेट के अगेंस्ट बोला जाए। हम देखिए ये भी बात है ना, लोग बेवकूफ़ थोड़े हो गए हैं, उनको लगता है कि बीजेपी घटिया है, ठीक है ना, गवर्नमेंट घटिया है ना, और जो है गवर्नमेंट घटिया है या बीजेपी घटिया है या ये घटिया थी, पार्टी इसको ब्लेम करते हैं, पार्टीज ब्लेम होती है। हम तो कहते हैं भाई पार्टी कुछ है ही नहीं, पार्टी का कोई उससे लेना देना नहीं है। नेशन स्टेट का फ्रेमवर्क ही खुद घटिया है, ठीक है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पार्टी आपकी कांग्रेस थी तब भी वही काम करती है, तब भी वो ऑटोनॉमी आपको बर्बाद करेगी, तब भी आपको ऑटोनॉमस लाइफस्टाइल बिल्कुल जीने नहीं देगी, बर्दाश्त ही नहीं। नेशन स्टेट का फितरत है, तो कभी ऑटोनॉमस बॉडी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है, वो कभी वक्फ को बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। पहले भी वक्फ पर बहुत सारी चीजें लग चुकी थी कांग्रेस के वक्त में, अभी बस उसको कहो कि और अच्छे से पावर अपना नेशन स्टेट में बढ़ा लिया तो लोग गुस्सा हो गए। कांग्रेस के वक्त में भी चीज हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई। नेशन स्टेट कभी ऑटोनॉमस बर्दाश्त नहीं करते भाई। निजाम ऑफ हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो करवाना तुरंत आजादी के कुछ वक्त बाद ही यही चीज शो करता है कि नेशन स्टेट जैसे ही वजूद में आया वो कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी अपने बाउंड्री में बर्दाश्त नहीं करेगी। जब एक वक्फ और एक एनजीओ बिना गवर्नमेंट असाइंड और एक आंगनबाड़ी जो लोकल गांव में होता है वो विदाउट गवर्नमेंट असाइंड एक नेशन स्टेट बर्दाश्त नहीं करती, तो इतना बड़ा निजाम ऑफ हैदराबाद आपको लगता है कि नेशन स्टेट बर्दाश्त कर लेती? ऑपरेशन पोलो तो होना ही था, ठीक है, 370 तो हटना ही था। वो नेशन स्टेट की फितरत है, वो करना ही करना है, ठीक है ना। इस लूप से जहाज से निकल सकता है या कोई और रास्ता है। एक और बात, अभी आएंगे हम लोग इस्लामिस्ट की तरफ आएंगे कि कैसे वो भी पोस्ट कॉलोनियल प्रोडक्ट्स हैं। देखो भाई बुरा लगे तो लगे, लेकिन हक बात बताना अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ यूटोपिया इज इनह्यूमेन बट परफेक्ट। इनह्यूमेन है, देख रहे हैं ना, आपकी कोई फ्रीडम को कत्ल कर देता है नेशन स्टेट, आपकी भाई फ्रीडम का तस्वुर खत्म कर देता है। फ्रीडम तो खत्म करना दूर बात है, आपका फ्रीडम का तस्वुर, द आइडिया ऑफ फ्रीडम खत्म कर देता है कि आप कोई फ्री भी हो सकते हो, आप कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हो जो विदाउट आधार कार्ड एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। बहुत खतरनाक आदमी है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है और गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास उसका कोई है ना डेटा नहीं है, वो बहुत डेंजरस आदमी माना जाएगा नेशन स्टेट के हक में, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इफ
फ्रीडम इज द एसेंस ऑफ ड्रामा, ऑर्डर एंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, जिसे पता है, सॉरी हम कॉमा छोड़ दिया, इफ फ्रीडम इज द एसेंस ऑफ ड्रामा, ऑर्डर एंड यूनिफॉर्मिटी आर द टू एसेंशियल थिंग्स इन यूटोपिया। यूटोपिया जो मॉडर्न स्टेट आज बन रहा है, जो इसी किताब में आगे आएगा कि ऑर्डर और यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, ऑर्डर और यूनिफॉर्मिटी, ऑर्डर कि हर चीज मेरे नजर में रहे, और यूनिफॉर्मिटी हर लोग सिटीजन्स हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी इंसानियत पर आपको हकूक नहीं देता, और इंसानियत पर आपको कोई ड्यूटीज नहीं देता। ये नहीं लिखा हुआ है फलाना ढिमकाना है दिस राइट या फिर दिस दिस, नहीं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव दिस राइट्स एंड दिस राइट्स एंड दिस राइट्स, एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव दिस ड्यूटीज एंड दिस ड्यूटीज एंड दिस ड्यूटीज। वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, और सिटीजन्स ऑफ इंडिया बड़े यूनिफॉर्म टर्म है, सारे लोग सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उसमें कोई चीज अलग नहीं है ठीक है ना। तो आपको हक भी देगी, तो नेशन स्टेट आपको हक देगी, आपका बजाते खुद कोई हक नहीं है। लोग इतने बेवकूफ आजकल के हो गए हैं कि गजा में बच्चे मरते हैं और लोग उसके कमेंट सेक्शन में टैग किसको करते हैं, यूएन को। ये आदमी जो कमेंट सेक्शन में यूएन को टैग कर रहा है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को टैग कर रहा है, उसको घर जा करके उसको जरा आप लोग अच्छे से समझाया कीजिए। कभी बेचारा उसका दिमाग वमाग कहीं गिर गया होगा बचपन में, हो सकता है, गिर जाते हैं लोगों के दिमाग के कुछ हिस्से गिर सकते हैं, लटक सकते हैं, तो वही हुआ होगा, उसके अलावा कोई वजह नहीं है। कोई एक मतलब यार आप समझें, इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है कि हो रहा है कुछ और टैग करा जा रहा है यूएन को। भाई यूएन सर कुछ करिए, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यूएन को टैग किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स के लिए। अरे बात समझिए, इतना जवाल मुसलमान का हो रखा है भाई, इतना जवाल, ठीक है। ये जवाल से कैसे निकलेंगे हमको नहीं पता, सही में हमको नहीं पता कैसे निकल सकते हैं। बहुत परेशानी का मामला है भाई, बहुत परेशानी का मामला है, डराने वाली बात नहीं, सही में बहुत परेशानी का मामला है कि हमको लगता है कि हमारे ह्यूमन राइट्स यूएन देती है। मतलब लोगों के जहन में ये चीज है ये नहीं है लोगों के जहन में ये चीज है ये नहीं कि हम इंसान होने के बनिस्बत भी कोई राइट्स रखते हैं, कि कोई यूएन ना भी रहता तब भी मेरे पर कोई बम गिराता तो लोगों को एक्शन लेना चाहिए था। विदाउट यूएन के, विदाउट एनी इंटरनेशनल बॉडी के भी मेरे कोई हक थे, और इंसानों को उनकी मोरल ड्यूटी थी कि मुझे ना मरने देते। आप यूएन को टैग करते हैं, है ना, और सोनू सूद को टैग करते हैं कि भाई बचा लो भाई सोनू सूद को टैग कर रहे बचा लो भाई। अरे यार मतलब गया आदमी आज का गया। खैर आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखिए, यूटोपिया के एग्जाम्पल जो मैंने बताया ना कि मुर्गी कितनी अंडे देगी ये भी हुकूमत सेट करेगी, और यूटोपिया सेट करेगा कि 2 अंडे से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि आपका नाम आपको सेट नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर है, थॉमस मोरे published this small but epoch making book about the ideal state on the island of Utopia। अब इसमें क्या होता है उसमें हमने हाईलाइट की चीजें। The island of Utopia was shaped like a half moon with 54 big towns identical in size and lifestyle। सारी कैसे दिखनी चाहिए, आइडेंटिकल, ऑर्डर, यूनिफॉर्मिटी और 2 एसेंशियल थिंग्स ऑफ यूटोपिया। ये चीज आप याद रखिएगा, आगे इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं। 32 बिग टाउन्स होने चाहिए, सारे आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है। आज आप सुनते हैं प्लैंड सिटी, चंडीगढ़ इज द फर्स्ट प्लैंड सिटी ऑफ इंडिया। प्लैंड सिटी होता है कुछ कि प्लैंड उसको किया जाता पहले से, बस आप बस पैरेलल ड्रॉ करते चलो, ठीक है। हम बहुत अच्छे से, आपको अकल है आप लोगों के पास। एग्रीकल्चरल वर्कर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ कम्युनिटी ऑफ 40 मेंबर्स ईच विद अ होस्ट एंड अ होस्टेस एट देयर हेड। एवरी कम्युनिटी इज गिवन 2 स्लेव्स। ये सारी चीजें यूटोपिया को बताई जाए कि इस तरीके से चीजें रहेंगे। और आगे आते हैं, द हाउसेज आर परफेक्टली क्लीन एंड इन रोज ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रोड ऑफ द स्ट्रीट्स दैट आर ऑफ द सेम विड्थ 30 फीट। आज का आप एक प्लान सिटी में जाओ और यही चीज अगर नहीं दिखता है तो फिर हमको बोलो। अगर आप कोई प्लान सिटी में जाओ और यही चीज नहीं दिखता तो हमको बोलना, ठीक है। हाउसेज आर परफेक्टली क्लीन एंड रोज आर ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट दैट आर ऑफ सेम विथ, 30 सेंटीमीटर का रहना चाहिए भाई। डोर्स आर नॉट लॉक्ड बिकॉज देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डिवेलिंग्स आर चेंज्ड एवरी 10 years बाय अ सिस्टम ऑफ बैलेट। कम्युनिज्म फाइनल बॉस, ठीक है, कोई चीज प्राइवेट नहीं। मार्क्सिज्म फाइनल बॉस कि भाई प्राइवेट कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो दरवाजा उरवाजा कुछ नहीं रहेगा, खुला हुआ घर है और हर घर चेंज होता रहेगा 10 साल में। जो चीज थी जो हमने बात की थी प्लेसलेसनेस,
कि एक प्लेस से आपको नहीं रोका जाए। देहलवी फिर कोई एग्जिस्ट, देहलवी कैन नॉट एग्जिस्ट इन सच यूटोपिया, और मुहिबुल्लाह बिहारी कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और अनवर शाह कश्मीरी कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो कश्मीर से वाबस्ता है। यहाँ पर कोई चीज एक जगह पर इंसान रह नहीं सकता, उसको हर 10 साल में जगह चेंज करती रहनी है, ठीक है, प्लेसलेसनेस वाली चीज आ गई। आगे बढ़ो। ईच फैमिली मेक्स इट्स ओन क्लोथ्स विच आर सेम ऑल ओवर द आइलैंड एंड विच डिफर ओनली बाय एज एंड सीजन, बाय सेक्स एंड मार्शल स्टेटस। सारे लोग अपना कपड़ा बनाएंगे और सारे सेम कपड़े बनाएंगे। यूनिफॉर्मिटी दिखता है, दिखता है कि नहीं? दिखता है भाई, ये तो सबको दिखता है। एक आईपीएस भाई बिहार का आईपीएस रहे, चाहे कर्नाटक का आईपीएस रहे, चाहे केरला का आईपीएस रहे, उसको वही कपड़ा पहनना है, ठीक है। एक पुलिस और एक आर्मी, आर्मी का आदमी भले कर्नाटका से ज्वाइन करे चाहे केरला से ज्वाइन करे, उसको वही कपड़े पहनने हैं, ठीक है। वो तो आपको दिख रहा है भाई। यूनिफॉर्म आपका आपका एजुकेशन सिस्टम यूनिफॉर्म दे रहा है, सब कोई सेम तरीके से दिखो, सेम तरीके से कपड़े पहनो। दे हैव 6 आवर वर्क डे। अभी तो और देखिए घटिया क्या क्या आने वाला है। दे वर्क 3 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड देन 3 आवर्स इन द आफ्टरनून आफ्टर द लंच, a rest of 2 hours. They go to bed at 8 o'clock. समझ में आ रहा है? हर चीज स्टेट यूटोपिया सेट करेगी। स्लीप 8 आवर्स, 8 घंटा अब सोना है भैया। अब एकदम 8 बजे आप बेड पर चले जाएगा। हर आदमी इस यूटोपिया में, जो इस आइलैंड ऑफ यूटोपिया में रहता है, वो 8 बजे सो जाता है और एकदम एग्जैक्टली 8 घंटे के लिए ही सोता है। बिग बॉस हाउस, अरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हमारा। बिग बॉस यही काम कर रहा है भाई। आ रही बात समझ? कितने बजे एग्जैक्ट लाइट बंद, अच्छा तो बिग बॉस सुलाता नहीं है, लाइट बंद कर देता है बस और उठा देता है। ये क्या करेंगे, आपको बिल्कुल सुला दिया जाए, ठीक है। एट वर्क दे हैव लेदर क्लोथ दैट लास्ट फॉर 7 years। एक कपड़ा है जो 7 साल, एकदम वो कपड़ा 7 साल चलेगा चलेगा। आ रही बात समझ? हर चीज पर बता देना कपड़े कितने साल चलेंगे, कौन कितने दिन जिएगा, कौन कैसे मरेगा, अभी तो भी बता देता है आज का यूटोपिया, देखो ना। The citizens of Utopia can travel around Utopia only with the permission of the government। आ गई बात समझ? आपको किस परमिशन पर, आप अगर इस जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपको हर चीज गवर्नमेंट को बतानी है। प्योर स्टेटिज्म, स्टेट खुदा बना हुआ, आंख है इस खुदा का, ठीक है, स्टेट। बिग बॉस में वही काम करता है। हर चीज जो स्टेट चाहेगा वही होगा, मतलब बिग बॉस जो चाहेंगे वही होगा, ठीक। ये यूटोपियन फाइनल बॉस आप देख रहे हैं, आपके इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है वो चीजों को, ठीक है, कि इतना आप देखते हैं ना, लोग बड़े बड़े शहरों में कर्फ्यू लग जाता है, 10 बजे भाई लाइट बंद, ठीक है, अब सो जाओ। अब कोई दुकान नहीं खुलने देंगे 10 बजे के बाद। ये क्या है? लॉकडाउन, ठीक है। ये क्या है, क्या है ये सारी चीजें? ये क्या सारी चीजें क्या है? हुकूमत आपके माश पर तो पहले से भी जीएसटी और बहुत सारे तरीके से काबिज था, अब हर चीज से काबिज है कि तुम बाबू 9 बजे के बाद रोड पे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये मेरी, अब स्टेट बोल दिया, अब हो गया, अब उसके बाहर आप नहीं निकल सकते। ये सारी चीजें, पूरा का पूरा चीज खराब। आगे देखें। इन यूटोपिया द इमेंस इनर वर्ल्ड ऑफ मैन इज रिड्यूस्ड टू अ फिक्शियस ऑक्सिलरी पॉइंट since people have no soul and that is the presumption of each utopia, there are no humans or moral problem in utopia। यही चीज आ गई। अब ऐसा आदमी जो 9 बजे सो जाता है और फिर अगले 8 घंटे के बाद उड़ जाता है और ऐसे कपड़े पहनता है जो 7 साल तक चलेंगे, और उनको हर 10 दिन में घर चेंज करना है, और एक लड़के और एक लड़की पैदा करना है, जो कि आज देखते इतने ही लड़के पैदा करो और इस तरीके से पैदा करो और इस तरीके से पढ़ाओ, सब लोग सेम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं। आ रही बात समझ? तो ये इंसान नहीं है, वो क्या है? एक फंक्शंस है। यूटोपिया में लोग नहीं रहते, फंक्शंस रहते हैं। इसलिए आज के डेट में, आज के माशरे में हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। अमान साहब एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, इंजीनियर एग्जिस्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं, डॉक्टर बहुत आसानी से एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोई ऐसा आदमी जो फंक्शन बनने के लिए राजी नहीं है, उसको पूरा माशरा, ठीक है, बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। उसको कोई आदमी, आज का माशरा बर्दाश्त नहीं करेगा एक ऐसे आदमी को जो फंक्शन बनने के लिए रेडी नहीं है। आप कह दो कि भाई हमको इंजीनियरिंग नहीं करना या हमको डॉक्टरी नहीं करना, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फंक्शन बनने से मुकर रहे हो, ठीक है। और फंक्शन जब इंसान बन जाता तो इंसान नहीं रहता। और मोरल्स और मोरल प्रॉब्लम्स और मोरालिटी जो हमने बात की, वो किस पर बेस्ड होती है? वो इंसान के लिए ना, जानवर थोड़ी मोरल या इमोरल होता है। पहले चैप्टर में हमने बात की थी और अभी के 4th चैप्टर में बात की। तो जब इंसान है ही नहीं तो मोरल प्रॉब्लम भी नहीं है। इन इट पीपल फंक्शन, दे डू नॉट लिव। पीपल क्या करते हैं?
फंक्शन कर रहे होते हैं। अभी आपने देखा जो इतनी चीजें हमने उस यूटोपिया आइलैंड के बारे में पढ़ी, उसमें एक दफा भी आया कि लोग रोएंगे, हंसेंगे, खुश होंगे, है ना, पार्टी करेंगे? कुछ भी नहीं है। लोग काम करेंगे, 3 बजे सुबह में 2 घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर 3 घंटा शाम में, और 8 बजे रात को सो जाएंगे, और फिर 8 घंटे के एग्जैक्टली बाद उठेंगे और ऐसा कपड़ा पहनेंगे जो 7 साल, सब चीज फंक्शन, एक मशीन के बारे में बताया जा रहा है भैया। इस तरीके से मशीन रहती है, ठीक है। मशीन आती है 7 साल के वारंटी के साथ, और मशीन काम करती है ऐसे कि 3 घंटा काम करो, 2 घंटा छोड़ दो, फिर 3 घंटा काम करवाओ। आ रही बात समझ? यूटोपिया में हमेशा इंसान जिंदा नहीं रहते, इंसान जीते नहीं है, इंसान फंक्शन कर रहे होते। इसलिए आज का मॉडर्न वर्ल्ड, आज का आपका नेशन स्टेट है, उसमें मर्द की हैसियत, औरत की भी, औरत का तो कम है थोड़ा, मर्द की हैसियत उसके माल पर डिपेंडेंट है। मर्द तो खास करके फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। मर्द की इज्जत, खुसूसी तौर पर मर्द की इज्जत उसके माल पर है। अगर वो माल नहीं देता, अगर वो पैसा जनरेट नहीं करता, ठीक है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। असल में मर्द की इज्जत ही नहीं है, उसकी इज्जत उसके माल की है। जितना ज्यादा माल, उतना ज्यादा उसकी इज्जत, उतना ज्यादा आप मैच्योर समझे जाओगे। अगर आप 50,000 करोड़ रुपए कमाते हैं तो आप भैया शाह वलीउल्लाह से ज्यादा अक्लमंद आदमी। और आप अगर 10 किताबें पढ़ते हैं और 1 रुपए नहीं कमाते, आप बिल्कुल इमेच्योर जाहिल किस्म के लोग आदमी हो, जिसको जीने के हक नहीं है, जिसको आवारा और आवारा गर्द और इस तरह के अलकाब से आपको मुखातिब किया जाएगा, ठीक है। यूटोपिया में पीपल फंक्शन, दे डू नॉट लिव, ठीक है। और इस यूटोपिया में क्योंकि फंक्शन सिर्फ रह रहे हैं, इस यूटोपिया वर्ल्ड में, जो हमने इन्वर्जन वाली बात की थी कि कैसे इन्वर्जन होता, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी, उसी चीज को वापस जहन में याद ताजा करें और फिर इधर आ जाए। क्योंकि यूटोपिया में सिर्फ फंक्शन रहते हैं, इंसान नहीं रहते, तो शादी भी 2 फंक्शंस के बीच होती है। शादी भी 2 फंक्शंस के बीच होती है। फंक्शन वेट्स फंक्शन, डॉक्टर वेट्स इंजीनियर। इसलिए जब आपका रिश्ता देखना जाता है, या मर्द का रिश्ता या औरत का रिश्ता, किसी का भी रिश्ता देखने जाया जाता है, तो सबसे पहले चीज ये नहीं देखी जाती कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, नहीं, व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है, क्या करता है, इंजीनियर है, बस, गुड, कर दो। क्योंकि आपको फंक्शन से मतलब था, क्योंकि फंक्शंस यहां रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर रोबोट्स रहते हैं, यहाँ पर बस काम की बुनियाद पर आपको जज किया जाता है, आपके ख्यालात, अफकार डजंट मैटर। अच्छा, मसला यह है कि इंजीनियर से तो हो गई शादी, और वो सही में बहुत अच्छा इंजीनियर है, बिल्कुल बहुत अच्छा इंजीनियर है भाई। वो जो है 50,000 करोड़ हर साल कमाता है, और बहुत अच्छा इंजीनियर है, टॉप पर्सनैलिटी, टॉप इंजीनियर है, वर्ल्ड का टॉप इंजीनियर है। लेकिन उसका बेहतरीन इंजीनियर होना ये इंटेल नहीं करता कि वो बेहतरीन इंसान भी है। अरे ये बात समझ, एक अच्छा इंजीनियर होने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा इंसान भी है। अच्छा इंजीनियर होने का मतलब है कि वो बहुत अच्छा इंजीनियर ही है, ठीक है ना। एक बहुत अच्छे इंजीनियर का मतलब है कि बस बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंजीनियर है, बहुत अच्छा इंसान। आज का माशरा उसको समझ लेता है, भाई इतने पढ़े लिखे लोग हैं यार, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं मतलब अच्छे इंसान होंगे। कहाँ लिखा हुआ भैया, कहाँ लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग हैं तो अच्छे इंसान होंगे? पढ़े लिखे लोग से जब अपनी बेटी की आप शादी करा देते हैं, या फिर अपने बेटे की आप शादी करा देते हैं कि पढ़े लिखे लोग की लड़की हम लेकर के आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, आजाद ख्याल लोगों की लड़की है ना, और मैंने शादी करा ली, और तब फिर जो होता है मामला खराब कि अरे तो मेरे जैसा है नहीं, बिल्कुल अलग है भाई, है ना। और बेटी फिर क्या होता है, इंजीनियर से पिटती है, तो फिर आपको लगता है यार इंजीनियर साहब मार रहे हैं बेटी को, क्योंकि इंजीनियर से शादी हुई थी। असल में इंजीनियर नहीं मार रहा है, इंजीनियर मार भी नहीं सकता है। इंजीनियर क्योंकि फंक्शन है, वो सिर्फ काम कर सकता है, उसके अलावा इंजीनियर का कोई रोल नहीं है। हाँ, उसका जो मर्द था ना जिससे आपने शादी कराई, वो मार रहा है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आपने तो उसको देखा ही नहीं। अमान से शादी कराई, मान लो अमान इंजीनियर से, अमान साहब मार रहे हैं, इंजीनियर साहब नहीं मार रहे हैं। इंजीनियर तो वो तो वर्क उसका टाइटल है ठीक है ना, वो तो वर्क टाइटल है, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। वो अमान मार रहा है, लेकिन यहाँ पर इंजीनियर साहब मार रहे होते हैं। इंजीनियर साहब नहीं मारते, इंजीनियर का बस काम है बनाना, वो फंक्शन है, वो मारपीट, अच्छा बुरा, सही गलत, ये सब नहीं जानता, ठीक है। ये सब चीजें नहीं जानता, ठीक है, ये सारी चीजें उसको पता ही नहीं है, उससे बालातर है। वो क्या कर सकता है, कहाँ भेजो वो वाला शादी कार्ड, कहाँ भेजो उनको? टेलीग्राम पर। 1 मिनट हजरात, आपको देखूं मैं, दिखाता हूँ एक फंक्शन वेट्स फंक्शन की शादी
और वलीमे वाली चीज़ जो अभी हम बात करना चाह रहे हैं ना, इधर आ जाते हैं। बहुत आज का मैरिज सिस्टम पूरा इसी पर बेस्ड है। इधर आ, अमान साहब ने मुझे भेजा, बहुत अच्छा लगा। ये देखें, आ गई, आ रही है नज़र? ये देखो, ये है भाई फंक्शन वेट्स फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कैप्टन डॉक्टर अदनान वेट्स डॉक्टर रमशा। इसमें साल नाम से पहले अदनान का नाम पहले नहीं है, पहले क्या है, कैप्टन, और रमशा से पहले कौन है, डॉक्टर। बेसिकली शादी हो रही है कैप्टन वेट्स डॉक्टर, ठीक है। आपके कार्ड से ही दिख रहा होगा भाई, आधा हिस्सा आर्मी का है, आधा हिस्सा डॉक्टर का है। ये शादी किसकी शादी, इंसानों की तो शादी इस तरीके से नहीं होती, ठीक है। इंसान की शादी नहीं है, दो फंक्शंस की शादी है, ठीक है। आपने इंसान को नहीं देखा, आपने क्या देखा, फंक्शंस। आओ जरा फंक्शंस देखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया फंक्शन की बात, कि हम क्या देख रहे हैं, फंक्शंस देख रहे हैं। अजीब मामला यही होता है आज के माशरा, यही आज का माशरा इसी चीज़ों पर बेस्ड है कि वो फंक्शंस वेट्स फंक्शंस कराएगा। एक आप एक औरत अगर अच्छा खासा उसका मतलब है कि मान लो एक औरत अगर डॉक्टर बन जाती है, तो फिर वो अगर किसी आम आदमी से निकाह करना चाहे कि जो भाई डॉक्टर नहीं है, या नॉर्मल इंसान है, और एक नॉर्मल मान लो रिक्शा चलाता है, ठीक है, एक रिक्शा चलाने वाला इंसान है वो, लेकिन अच्छा आदमी है, ठीक है, लेकिन उससे शादी करवाने नहीं देगी, उस सोसाइटी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक डॉक्टर औरत किसी रिक्शा चलाने वाले मर्द से शादी करे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन वाला मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ठीक है। और बेचारा जो रिक्शा चलाने वाला इंसान है ना, वो भी इतना ज्यादा सोसाइटी की बातों को समझ चुका है कि वो भी हार मान जाए, वो खुद मना कर देगा कि मेम साहब आप हमारे से बहुत ऊंची हैं, आपको आई कांट अफोर्ड यू, तो आप किसी और जो है डॉक्टर ही से कर लो, ठीक है। ये इंसान और इंसान की शादी आज के डेट में होती ही नहीं है। आज की डेट में होती है शादी फंक्शन वेट्स फंक्शन, ठीक है, फंक्शन वेट्स फंक्शन होती है। और फंक्शन वेट्स फंक्शन में यही होता है कि फिर बच्चे भी फंक्शन पैदा होते हैं। फिर बच्चा अच्छा नहीं है, फिर बच्चा तहजीब और तमीज़दार कोई नहीं होता, बच्चा बस होता है अच्छा, अच्छा इन द सेंस मार्क्स अच्छे लाता है, ठीक है। वो घटिया बच्चा है, गाली आपको दे देता है आपके मुंह पर कि मेरा बाप बहुत घटिया था। आजकल आप देखते हैं रील्स वगैरह में अपने ही बाप को कहा जाता है घटिया बाप था मेरा, और मतलब बाप अगर डांट दिया तो भाई ट्रॉमा दे दिया मेरे बाप ने मुझे, ट्रॉमा दे दिया। और मतलब बेचारा बाप डांटे भी नहीं। मेरी अम्मी ने अगर कभी कुछ थप्पड़ उप्पड़ लगा दिया तो मेरी माँ तो बहुत टॉक्सिक माँ है, और मेरी माँ ने तो मुझे कत्ल करने की साजिश की थी। 2 थप्पड़ बस उसको लगे हैं, लेकिन उसको बताना है कि मेरी माँ ने तो मुझे कत्ल करने की कोशिश की और मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं और दिस एंड दैट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। मॉमी एंड डैडी इश्यूज़, बिल्कुल, मॉमी एंड डैडी इश्यूज़ कि मेरी माँ ने जो है मुझे तो बहुत है ना, बहुत घटिया तरीके से ट्रीट किया। क्या घटिया से तरीके से ट्रीट किया कि साइकिल नहीं ला के दिया, यही इनका घटिया तरीके से ट्रीट करने का एक एग्जाम्पल है। तो ये होता है, बच्चे फिर इसी तरह के पैदा होते हैं कि अपने ही माँ बाप, अपने ही दादा दादी को गाली दे रहे होते हैं, मुंह पे भी देते होते, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर तो धड़ल्ले से दे रहे होते कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं और ऐसे हैं और ऐसे, कोई इज्जत का पास नहीं है, क्योंकि फंक्शन की शादी हुई थी तो फंक्शन ही पैदा हुआ। हाँ, वो बच्चा भाई नीट बहुत अच्छे से क्रैक कर लेगा, वो बच्चा जेई टॉपर जरूर हो जाएगा, वो बच्चा इंजीनियर बहुत अच्छा है, लेकिन इंसान बहुत घटिया है, ठीक है। वो बच्चा लॉस ऑफ अदब, बहुत अच्छा वर्ड, लॉस ऑफ अदब है उसमें, कोई मतलब अच्छा बच्चा नहीं है, पढ़ाकू बच्चा, कुछ भी कहो, अच्छा बच्चा नहीं कहेंगे उसको। ऐसे बच्चे को थप्पड़ से मारना चाहिए। और आज का माँ बाप भी बहुत घटिया है, क्योंकि बर्दाश्त कर लेता है। वो कहेगा बाबू देखो हर चीज हम तुम्हारी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मार्क्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, है ना। माँ बाप कहते हैं ना आज के कि बेटा हर चीज बर्दाश्त हो जाएगी, आपकी बदतमीजी, आपकी है ना सारी लफंदरगिरी। और आजकल के वालिदैन इतने, हम तो आज़ाद ख्याली, आपको पता होगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम को ही बर्दाश्त कर लेते हैं आज के वालिदैन। मतलब आज का ऐसा माशरा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम बर्दाश्त है, अगर तुम्हारी स्टडीज पर इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना, ठीक है ना, आपके स्टडीज पर इफेक्ट ना पड़े तब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हम बर्दाश्त कर लेते हैं। ये है, इस तरह का माशरा आज हो गया है, जो हर चीज बर्दाश्त कर लेगा जब तक आप माल अच्छा कमाओ और मार्क्स अच्छे लाओ। आपके वालिदैन हर चीज आपका बर्दाश्त कर लेंगे। फंक्शन वाले माँ बाप, अच्छे माँ बाप जो रहेंगे ना, वो भैया आप 9.9 सीजीपीए लाइए, और गलती से अगर निकल जाए गलत वर्ड तो 9.9 रहे चाहे 0.9 रहे, जप्पल जूता से पिटाई तो होना ही होना है, ठीक है। वो माँ बाप उस तरह का नहीं होता, वो पिटाई होता है। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा कि न्यूकाजी के वालिदैन ने अपने बेटे को डांट दिया क्योंकि उसने लाउड स्पीकर बहुत तेज गाना चलाया हुआ था, तो उसने बोल दिया बिल्कुल यही होगा, यही होगा,
अच्छा, जब आप अपने बच्चे को फंक्शन के तरीके से देखते हैं, जब ये देखें, देखो 2 फंक्शंस की शादी हुई ना, ठीक है, 2 फंक्शंस की शादी हुई तो बच्चा कौन हो गया? वही फंक्शन है। वालिदैन भी उस बच्चे को फंक्शन के तरीके से देख रहे हैं, ठीक है? वो बच्चा जो है, अब उनका बच्चा, उसको तरबियत-वरबियत देना वालिदैन नहीं, वो मोबाइल दे दी आज की माँ। देखते हैं आप, बच्चा रो रहा है, पड़ाक से मोबाइल हाथ में, ठीक है? उसको तरबियत करने का कोई, आज की माँ को एकदम तरबियत करने की कोई उसको लोड ही नहीं है। वो चाहती ही नहीं है कि मेरा बच्चा वलियुल्लाह बने। जी, कोकोमेलन, ये कोकोमेलन पर आज बच्चे पल रहे हैं, ठीक है ना? कोकोमेलन पर आज बच्चे पल रहे हैं, उनको बस चाहिए कि ये मेरा बच्चा बस पैसे कमाए और हमको पैसे दे, ठीक है? ये बच्चा चलो पैसे ना कमाए, नाम हमको कमा करके दे, ठीक है? इनका ये रहता है, इनका बच्चा पैदा करने के पीछे है, ये बच्चा एक फंक्शन है जो मुझे इज्जत, पैसे और खुशियां ला करके देगा, ठीक है? इस बच्चे का मकसद ही, विलादत का मकसद, इस बच्चे को मैंने पैदा ही इसलिए किया है कि मेरे एक्सपेक्टेशंस और मेरे ड्रीम्स को फुलफिल करेगा, ठीक है ना? जी जी, यही सारी चीजें। मार्क्स अच्छे लाओ, तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सारे चीजें बर्दाश्त हैं, मार्क्स अच्छे लाने हैं, ठीक है? तो ये बच्चे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है। बहुत अच्छा टर्म हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन हम सोचा छोड़ो, इतना नहीं जान रहे, चलो आपने बोल दिया तो हम भी बोल देते हैं। इन्वेस्टमेंट है आज के बच्चे, मार्क्स अच्छा चाहिए, माल अच्छा। अच्छा, जब बच्चे इन्वेस्टमेंट है तो वो भी अपने वालिदैन को फिर फंक्शन देख रहे हैं, फिर वो भी फंक्शन, फिर बाप का भी कोई इज्जत नहीं है। बाप का बस है कि बैंक हो गया, वो एटीएम कार्ड है बाप। बाप को बस कॉल इसीलिए होगा कि पापा पैसा चाहिए, और अम्मी को बस इसीलिए याद किया जाएगा कि खाना लाओ, भूख लगा, इसलिए अम्मी अब याद आएंगी। उसके अलावा कोई अम्मा का याद नहीं, अम्मा से कोई मतलब ही नहीं है, और बाप से भी कोई मतलब नहीं है। जब आप अपने बच्चे को फंक्शन बनाते हो ना, तो बच्चा भी आपको फंक्शन ही बनाता है। आ रही बात समझ? ठीक है, बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ओल्ड एज में अब बाप पैसा नहीं दे सकता और माँ रोटी नहीं दे सकती, तो फंक्शन का बेसिक मतलब है, फंक्शन खराब हो गया तो उसको ओल्ड एज में डाल दो, खत्म हो गया मामला। इसलिए आप भी तो वही करते हैं, माँ बाप भी तो वही करते हैं कि बच्चा है छोटा सा, अभी आप उसको मोहब्बत नहीं दें, क्योंकि आपका बच्चा, आपने बच्चा मोहब्बत के लिए थोड़ी पैदा किया, आपने उसको पैदा किया फंक्शन के लिए। तो फंक्शन, बच्चा बचपन में ही उसको प्री नर्सरी, नर्सरी मतलब भाई उसको बोलने नहीं आता है, उसको शुरू से ही डाल दिया, जाओ उधर, मेरे से दूर रहे, मेरे से दूर रहो, है ना? ये तो जब वालिदैन अपने बच्चे को शुरू फेजेज में अपने से दूर करेंगे, तो जब आप बूढ़े हो गए तो आपके बच्चे आपको आपसे दूर करेंगे। भाई एकदम बेसिक ये चीज है ना। आपने जब उस बच्चा, जब आपको बच्चे को आपकी जरूरत थी, तब आपने उसको भेज दिया, जाओ इधर से निकाल, ठीक है? तब जब आपको जरूरत पड़ेगी बच्चे की, तो बच्चा भी आपको निकाल देगा, चल निकाल। ये फंक्शन फंक्शन का मामला हो रहा है, यहाँ लोग नहीं रहते, ठीक है? यहाँ फंक्शंस रहते हैं, रोबोट्स रहते हैं। दे डू नॉट लिव बिकॉज दे हैव नो फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम नहीं है ना, क्योंकि नेशन स्टेट हर चीज को क्या करा हुआ है, काबिज किया हुआ, फ्रीडम नहीं देता है, ठीक है ना? बना था फंक्शन, बना दिया लॉट को, बिल्कुल बिल्कुल सदका जारिया, और ये कुछ नहीं। ज्यादा पढ़ने लगे किताब तो दिक्कत है, ये सारी मामले खराब, इतना माशरा बहुत खराब है आज के डेट का, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, फ्रीडम नहीं है, क्योंकि जिंदा, अच्छा जिंदा जैसे टू लिव इज टू बी फ्री, ठीक है ना? ये चीज हमने बात की पहले चैप्टर में, कि फ्रीडम वो चीज है जो खुदा ने आपको दी, और ये आपको बताती है कि आप जिंदा हो, ठीक है? लेकिन जब आप में फ्रीडम ही नहीं होती, जो आपको यूटोपिया और नेशन स्टेट आपकी जो है आजादी को बर्दाश्त ही नहीं करता, तो आप जिंदा ही नहीं रहते। A character has no character, sorry, a citizen has no character here. Instead, he has the psychology which depends on his function in the labor process, that is in the reproduction, in the reproduction of his own life. Good and evil are meaningless to him. अरे बात समझ, मैंने बताया सिटीजन क्या होता है, एक नागरिक, एक शहर का नागरिक, ठीक है? एक सिटीजन, एक शहरी, एक शहर का शहरी जो है, वो अच्छा और बुरा नहीं होगा। शहरी, एक अच्छा शहरी, बुरा शहरी कौन बुनियाद पर होता है? कि लॉ फॉलो करता है तो अच्छा शहरी है, लॉ को फॉलो नहीं करता तो बुरा शहरी है। अच्छा इंसान और बुरा इंसान बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने पहले क्लासेस में भी बात की कि हमको अच्छा सिटीजन नहीं बनना है, हमको अच्छा इंसान बनना है। हम नेशन स्टेट के बनाए हुए कानून की ताबेदार नहीं है, हम खुदा के बनाए हुए कानून के ताबेदार हैं। हमको अल्लाह ने जो बताया सही है, हम उसकी ताबेदारी, हम उसको जो है मानेंगे, उस पर अमल करेंगे, ना कि नेशन स्टेट के लॉस पर। आ रही बात समझ? क्योंकि सिटीजन का कोई, भाई सिटीजन इज द फंक्शन इटसेल्फ। सिटीजन भी तो एक फंक्शन है कि आप इस शहर के, इस नेशन स्टेट के शहरी हो। आप इंसान के तरीके से नहीं देखा जा रहा, आपको एक शहरी के तरीके से देखा जा रहा है। ये भी घटिया काम है। हम चाहते हैं कि आप इंसान इंसान के तरीके से रहे। अरे बस समझ,
हम इंसान को इंसान के तरीके से इज्जत क्यों नहीं दे सकते? हम इंसान को इंसान होने की बुनियाद पर उसके हुकूक क्यों नहीं दे सकते? हमको क्यों यूएन की जरूरत पड़ रही है और क्यों हमको जो है गवर्नमेंट को टैग करना पड़ रहा है मेरा हक मना रहा है? तो भाई इंसान की भी तो कुछ है ना, उसके भी कुछ लॉज है ना, कुछ नियम है ना, कुछ उसकी भी तो हुकूक है ना, लेकिन नहीं। ठीक है, क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि आप फंक्शन हो आज के डेट में, तो फंक्शन के लिए स्टेट को बुलाना पड़ता है, फंक्शन के लिए इंटरनेशनल बॉडीज को बुलाना पड़ता है, क्योंकि वही फंक्शन को जज करते हैं। ठीक है ना? एंड नॉट अ सिंगल यूटोपिया इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड साइंटिफिक सोशलिज्म, यूएसएसआर था एक वक्त में, डील विद मोरल क्वेश्चंस। यूटोपिया इज बियॉन्ड गुड एंड इविल, एवरीथिंग इज अ स्कीम। यूटोपिया में कोई गुड और इविल होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यूटोपिया में कोई इंसान ही नहीं होता है। इंसान के लिए ना गुड और इविल, किसके लिए है? इंसान के लिए। यूटोपिया में इंसान ही नहीं होते, यूटोपिया में बस फंक्शंस होते हैं, यूटोपिया में बस रोबोट्स होते हैं, तो रोबोट्स के लिए गुड और इविल थोड़ी होता है, इंसानों के लिए होता है। यूटोपिया में कोई इंसान ही नहीं है, तो कुछ है नहीं, एवरीथिंग इज स्कीम। हर चीज फिर स्कीम है, हर चीज एक उस हिसाब से चल रही है। उसमें कोई इंसान नहीं रहता, उसमें बस फंक्शंस रहते हैं, अच्छे इंजीनियर्स रहते हैं, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे रिक्शा पुलर्स, अच्छे बुरे, ये सारी चीज होते हैं। ठीक है, उसमें फंक्शन होते हैं, अच्छा फंक्शन, बुरा फंक्शन। अच्छा इंसान, बुरा इंसान डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके लिए कोई चीज नहीं है, बस अच्छा इंसान और बुरा इंसान होता है। कोई चीज इस तरह का उनके नजदीक है ही नहीं। टेक्नोलॉजी, हमने बात की, टेक्नोलॉजी एंड सो कॉल्ड प्रोग्रेस बिल्ड अप एवरी डे अ ट्रेमेंडस साइंटिफिक एंड टेक्निकल mechanism in which man inevitably loses his individuality becoming a part of that mechanism। मैंने बताया कि नेशन स्टेट को पावरफुल कौन चीज बनाती है? टेक्नोलॉजी बनाती है। ठीक है ना? नेशन स्टेट को पावर कौन दे रहा है? ये मेरा लैपटॉप दे रहा है और ये मेरा फोन दे रहा है, जो चीजों को रिकॉर्ड कर रहा हो मे भी। ठीक है ना? आप हो सकते हैं कि आप हिट लिस्ट में हो सकते हो, बहुत अच्छा इम्कान है भाई कि आप हो हिट लिस्ट वगैरह में, कि आपको कभी भी कुछ होगा तो सबसे पहले उड़ जाओगे। बहुत अच्छा खासा चांस है कि आप उठाए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। इसको पावरफुल कौन बनाता है? पहले के डेट में भी रियासतें थी। ठीक है, अच्छा नेशन स्टेट अलग होता है बिल्कुल, लेकिन हम रियासत की बात करें कि चलो हुकूमत का तो है जोर वगैरह, हुकूमत इतना कभी पावरफुल नहीं थी कि वो आपके नाम, आपके है ना, इन चीजों पर कभी इतनी ज्यादा घुसने लगे। पहले की रियासत, और बहुत पहले आसान था रेजिस्टेंस करना, है ना, रिबेलियन आराम से हो जाता था। एक गांव पर लोग जमा हो गए और अटैक कर दिया। आज 4 लोग जमा हो जाए तो पता चल जाता है कि कहां पर कौन जमा हुए थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी नेशन स्टेट को पूरा पावर देती है, मतलब नेशन स्टेट का तलवार है टेक्नोलॉजी, जिसके बुनियाद पर वो अपनी हाकमियत जमा करके रखता है। ठीक है, नेशन स्टेट जो है, ठीक है ना, माबादे इस्तेमार जिसको कहते हैं, पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट जो प्रोडक्ट है, वो असल में एक तो काम करता है कि वो बताता है कि सिटीजन और स्टेट के बीच का रिलेशन क्या है, जो कि बताता है कि आप कौन हो और स्टेट आपका कौन है। स्टेट आपको बताएगा आप वो हो। ठीक है, तो सिटीजन और स्टेट के बीच का रिलेशन कायम करता है नेशन स्टेट। एक और काम करता है नेशन स्टेट, जो लोगों को बहुत, आपको लगता होगा बहुत एक बारीक चीज है, समझिए। एक काम तो ये किया कि नेशन स्टेट और सिटीजन के बीच का क्या ताल्लुक है, ये नेशन स्टेट सेट करेगा, पहला। दूसरा, कि एक सिटीजन और दूसरे सिटीजन के बीच का क्या ताल्लुक है, ये भी नेशन स्टेट सेट करेगा। ये बहुत गहराई में बात चली गई। ठीक है, नेशन स्टेट सिर्फ अपने और आपके बीच का ताल्लुक नहीं सेट करता, नेशन स्टेट ये भी सेट करता है कि आप और दूसरे शहरी के बीच में कौन सा ताल्लुक होगा। नेशन स्टेट ये भी डिफाइन करता है कि मैं और अमान के बीच में कौन से ताल्लुक होंगे। ठीक है, नेशन स्टेट ये चीजें सेट करता है कि मैं और अमान क्या हैं। बिल्कुल, आप खुदा की इबादत भी कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल, हर चीज नेशन स्टेट सेट करेगा। सेक्युलरिज्म यही होता है, सेक्युलरिज्म यही होता है कि जब रिलीजन को हटा देता है स्टेट, तो स्टेट खुद खुदा बन जाता है और स्टेट खुद बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब अब आपको बताना पड़ेगा कि मैं और अमान कौन से रिश्ते में है। ठीक है, अब बताओ अमान से आपका क्या रिश्ता है? भाई अमान मेरे दोस्त हैं, कहाँ मिले थे, सब आपको बताना पड़ेगा। एक सिटीजन और दूसरे सिटीजन के बीच के ताल्लुकात भी अब नेशन स्टेट जज करेगा और बताएगा, नेशन स्टेट के जहन में आनी चाहिए। इसलिए आप देखते हैं निकाह होता है या शादी होती है, कोई भी चीज होती है, तो आपको साइन करवा, जो साइन तो होता ही है, लेकिन आपको उसको गवर्नमेंट में जाकर के दिलवाना पड़ता है। इमारत शरिया बिहार, यूपी में शायद हो नहीं हो, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन चीजों में जब निकाह होता है इमारत शरिया के उस पे क्या कहते हैं उसको, अरे यार फॉर्म है, एक फॉर्म, उसको जो भी आप समझे, निकाहनामा। ठीक है, निकाहनामा जो है
इमारत शरिया का निकाहनामा आता है, उस पर साइन होता है, जो निकाह होता है उसको इमारत शरिया फिर गवर्नमेंट के पास भेजती है, ठीक है। उससे फिर उसको आपको एक समझिए आपका निकाह लीगलाइज्ड हुआ तब जब स्टेट ने उस पर मोहर लगाई तब। नहीं तो अगर वो चीज इमारत शरिया से नहीं निकलती है और आप अपने घर पे निकाह कर लो, इसमें इमारत शरिया का वो उसमें निकाहनामा इमारत शरिया वाला नहीं है, आप अपने घर पर एक कागज लिख ले, एक कागज पर आप निकाह कर ले, जो कि बिल्कुल अलाउड है, इस्लामिक तौर तर्ज पर कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। इस्लामिक तर्ज पर कोई मसला नहीं है, आप एक कागज लो और 2 ठो उस पर आप लिख लो और कर लो निकाह। इस्लामिक तर्ज पर तो कोई मसला नहीं है, उसको तो गवाह का मसला, ठीक है, डाइवोर्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन आज के जमाने में आपको निकाह के लिए भी स्टेट की जरूरत है कि स्टेट उसको मानेगा तब आपका निकाह हुआ, स्टेट नहीं मानेगा तो निकाह भी नहीं हुआ आपका। तलाक के लिए भी स्टेट की जरूरत है। आ रही बात समझ? ये तो हमारा हाल है, नेशन स्टेट हमारी जुज जुज में बसा हुआ है। नेशन स्टेट का आदमी एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी कहता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी कहता है कि जुमा को ना जाओ क्योंकि आज ये दिन है। वो आपको बताएगा कि जुमा के दिन आप जाओगे कि नहीं जाओगे, वो आपको बताएगा कि आप ईद कहाँ मनाओगे और कहाँ नहीं मनाओगे। अरे बात समझ? वो आपको बताएगा कि इस मस्जिद में इतने ही लोग आने चाहिए ईद के दिन। अरे बात समझ? ये है नेशन स्टेट, ऐसे है खुदा आज के वक्त का, ठीक है, सबसे बड़ा वतन है, ठीक है, सबसे बड़ा वतन है, ये है सबसे बड़ा वतन आज का। क्या लिखे हो जी? नॉर्वे एंड नॉर्डिक कंट्रीज चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज कैन रिमूव चिल्ड्रन फ्रॉम फैमिलीज। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये होता है, बहुत सारे रील्स आपने देखा होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग इमिग्रेंट और माइनॉरिटी फैमिली, समटाइम्स साइटिंग निग्लेक्ट और कल्चरल डिफरेंस। बहुत बहुत ऐसा होता है यूरोप में, ठीक है, बहुत होता है कि माँ बाप, उनको लगता है, स्टेट को लगता है कि माँ बाप इस बच्चे को उस तरीके से नहीं पाल सकेंगे, तो उसके माँ के गोद से उस बच्चे को ले लिया जाता है। ये करता है नेशन स्टेट, ठीक है, नेशन स्टेट ये काम करता है, ठीक है, ये सारी चीजें भाई, हर काम ये करता है जी। अब एक फिल्म भी इस पर आई थी शायद, वो वाली चीजें, बहुत सारी चीजें करता है। अच्छा, तलाक का मामला हुआ, मर्द और औरत ने डिसाइड किया कि बच्चा किसके पास रहेगा, नहीं, नेशन स्टेट अब डिसाइड करेगा बच्चा किसके पास रहेगा। अरे बात समझ? हर चीज भाई, बच्चा का हक मर्द को होता है ना, मर्द का बच्चा है वो, देखा जाए तलाक हो जाए तो बच्चा मर्द का है, लेकिन नेशन स्टेट चाहे तो किसी को भी दे दे। बहुत सारी चीज, मतलब नेशन स्टेट हर तरीके से, हर तरीके से आप, मैंने बताया ना, नेशन, आपको अगर एक आर्टिकल भी लिखना है ना तो पहले आपको नेशन स्टेट से वो करना पड़ेगा, नहीं तो आप चले जाओगे जेल, ठीक है, अब तुरंत आपको डाल दिया जाएगा। नेशन स्टेट खुदा है आज के वक्त का, पोस्ट कॉलोनियल गॉड एक है नेशन स्टेट, जो हर तरीके से कब्जा बना के रखता है आपके नाम पर। उसका नाम है कि अगर उसने अमान आपका नाम लिखा है तभी आप अमान हो, अगर उसने अरमान लिख दिया तो आप अरमान हो, अमान नहीं हो। अगर उसने आपका नाम, आपका उम्र 50 साल लिख दिया तब आप 50 साल के हो, डजेंट मैटर कि आप 20 साल के 21 साल के, ठीक है। बेसिकली जैसे इस्लाम हर चीज में गाइड करता है, वैसे निश्चित हर चीज में जबरदस्ती करता है, बिल्कुल पूरा 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 इख्तियार अपने पास रखता है, वो आपको आजादी का तसव्वुर नहीं रखने देगा, ठीक है ना, ठीक है ना जी। बहुत सारे भाई, नॉर्थ कोरिया को कहते हैं ना लोग डिक्टेटर है, और ये सच, हर नेशन स्टेट डिक्टेटर ही होता है एक तरह से, ठीक है ना। हमने, अल्लामा कहते हैं ना इब्लीस की मजलिस शुरा में, हमने शाही को पहनाया जमहूरी लिबास, याद है, हमने शाही को पहनाया जमहूरी लिबास। यही है जमहूरियत, कोई चेंजिंग भाई कुछ नहीं हुआ है। नेशन स्टेट आज आप पर खुदा बन के बैठा है, और उसको मदद कौन करता है? नेशन स्टेट का तलवार कौन है? टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसको पावरफुल बनाती है, टेक्नोलॉजी उसको वो ताकत देती है जिस पर वो आप पर पूरा निगरानी रखता है, ठीक है। आज की टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा वेपन है नेशन स्टेट का आप पर निगरानी करने के लिए, ठीक है। आपका आधार कार्ड, जो हर चीज को आपको लिंक कराना पड़ता है, जी 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 जी, ये बहुत चीज, इसको हम शेयर करने वाले थे आज की क्लास के बाद जी। वुमेन्स राइट टू सी खुला विदाउट हस्बैंड कंसेंट, आ गई बात समझ? वो आपके दीन में मदाखलत करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि नेशन स्टेट बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप अपने से कोई फैसला लें। यूसीसी नेशन स्टेट का एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज है कि वो हर चीज को एक तर्ज पे देखे, जो हमने ऊपर पढ़ा ना, यूनिफॉर्मिटी एंड ऑर्डर, ये उसके 2 एसेंशियल्स हैं। बिना यूसीसी के उससे नहीं हो पाता है, हर चीज में वो चाहता है कि यूसीसी नाफिज किया जाए। आगे बात समझ? ये चीज नेशन स्टेट, उसका बीजेपी गवर्नमेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो नेशन स्टेट का ही यही मामला है, ठीक है। वो इंडिया का भी मामला नहीं है, वो पाकिस्तान रहे, ईरान रहे, हर कोई भी कंट्री जो नेशन स्टेट है
वो कोई भी नेशन स्टेट इन इटसेल्फ कोई ऑटोनॉमस बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए आप पाकिस्तान में भी कोई ऐसा इदारा नहीं बना सकते, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। है मुस्लिम रियासत पाकिस्तान, इस्लामी रियासत पाकिस्तान, और कितना घटिया है तो आपको ही पता है, नहीं पता है कि नहीं, आपको ही पता है, नहीं पता है। उसमें भी आप कुछ काम नहीं कर सकते जब तक हुकूमत के अगेंस्ट चले जाओ, तो नहीं बर्दाश्त, नेशन स्टेट को बर्दाश्त नहीं, अलग अलग चले जाओ, ठीक है ना। ये चीज है, साइंस विल हेल्प टू क्रिएट कंप्लीटली आइडेंटिकल ह्यूमन बींग्स इन कॉपीज, दे विल हैव नो पर्सनैलिटी बट दे विल हैव ऑप्टिमल प्रॉपर्टीज इंस्टेड। साइंस मदद करता है, जो हम बहुत पहले से आते हैं बताते हुए, साइंस क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी जनरेट करता है, सब कोई क्या हो, एक लेवल पर हो, सब लोग क्या हो, एक तरीके से सोचो, सब लोग क्या हो, एक हो। आ रही बात समझ, हर चीज को एक तरीके से देख लेना, और आपकी पर्सनैलिटी मर जाती है जब आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई, आपकी पर्सनैलिटी खत्म हो गई, आप में कोई अलग कोई चीज ही ना रहा। आपको पढ़ना वो है जो नेशन स्टेट आपको बताएगा। आप सीबीएसई के सिलेबस के अगेंस्ट नहीं, आप एनसीईआरटी सिलेबस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। एनसीईआरटी सिलेबस हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा तो बातें गलत है भाई, तुम लिख दो सही चीज, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है हकीकत कुछ और, नंबर कट, नहीं मानेंगे, क्योंकि नेशन स्टेट ने बताया है ऐसा हुआ है तो ऐसा ही लिखना होगा। नेशन स्टेट आपकी तालीम में है, नेशन स्टेट आपके लिबास बताता है कि लिबास कैसा पहनना है, कैसा नहीं पहनना है, नेशन स्टेट आपको बताता है कि कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे नहीं पढ़नी, ठीक है, ठीक है। नेशन स्टेट आपको हर चीज बताता है भाई। नेशन स्टेट मतलब खुदा की जगह पर बैठ जाता है, क्योंकि सेकुलरिज्म में नेशन स्टेट खुदा बन जाता है, ठीक है। इस्लाम एंड सेकुलरिज्म में अगर आप लोग पढ़ेंगे, जो आपने आप लोगों ने पूछा उसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको बात वाजे होगी कि असल चीज सेकुलरिज्म होती ही क्या है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर, when the process become perfected in about 40 to 50 years, it will be possible according to Dr. Clay to produce animals and also human beings with predetermined properties। हो तो नहीं पाया, अभी तक नहीं हो पाया है ना। उस वक्त की बात करें कि ऐसा हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया अभी तक, तो हमने नहीं देखा। लेकिन वक्त आएगा जब इंसानों को पैदा करना जाएगा, जैसे आज कर रहे हैं ना लोग, बहुत सारे IVF आ गई है, अब कुछ सालों में हो सकता है भाई कुछ और आने लगे, ठीक है, लेकिन वो ह्यूमंस नहीं होंगे, ठीक है। अगर साइंस प्रोड्यूस करने लगा सही में मेरी खाल का, चमड़ी का, ठीक है, मेरे जैसा ब्लड डीएनए के साथ इंसान अगर पैदा भी होने लगे ना, तो इंसान नहीं कहलाएगा। हमने पहले चैप्टर में बात की थी, याद है कि साइंस अगर पैदा भी करने लगे मेरी चमड़ी खाल ढांचे का एक जानवर, तो जानवर ही है, इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान की बेसिक डिफिनेशन में उसकी आजादी है जो उसको खुदा ने दी है, द फ्रीडम टू चूज। और ये इंसान जो टेस्ट ट्यूब से पैदा हुआ है वो, उसमें आजादी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें प्री डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज है, उसमें प्रॉपर्टीज है, वो आजाद कभी नहीं हो सकेगा। और जो आजाद नहीं है वो इंसान नहीं है, जिसमें खुद ही नहीं है वो इंसान नहीं है। आ रही बात समझ? तो आपको ये ना लगे कि अरे यार इंसान तो दूसरे लोग भी बना सकते हैं, नहीं, वो इंसान ही नहीं है, वो दूसरी चीज है, वो क्लोन है, वो एक जानवर, एक रोबोट है, ठीक है। भले आपके जैसा खून उसका भी गिरता हो, सब कुछ गिरे, अगर आ सकता बन जाए, हो सकता बने ना बने, आई डोंट नो, लेकिन बनेगा भी ना तो वो इंसान नहीं कहलाएगा, क्योंकि इंसान के पास उसकी सबसे बेसिक चीज उसकी आजादी होती है, और उसके पास आजादी नहीं होगी जो चीज बनेगी। आ गई बात समझ? ये चीजें हैं। ड्रामा इज एलिमिनेटेड एंड सो इज मैन एंड हिज हिस्ट्री। यूटोपिया इज एस्टेब्लिश्ड। यूटोपिया यही काम करता है, यूटोपिया हर चीज को कैंसिल करेगा और बस उसी चीज को अलाउ करेगा। यूटोपिया बस उसी चीज को अलाउ करेगा जो नेशन स्टेट बर्दाश्त करे। बर्दाश्त क्या? नेशन स्टेट जिसको अप्रूव करे, बर्दाश्त भी नहीं करता, अप्रूव करे। नमाज पढ़ना अप्रूव किया हुआ है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिस दिन मन किया नहीं पढ़ने देंगे, मना कर देगा, नहीं पढ़ने देंगे। मस्जिदें हो ना भाई, आप जो है कि मीट नहीं खा सकते हो, रेड मीट, बीफ नहीं खा सकते हो, क्यों? क्योंकि नेशन स्टेट को गवारा नहीं है, नेशन स्टेट नहीं चाहता, नहीं खाओ, तो सही में नहीं खाओ। आ रही बात समझ? फिर आप अपने हराम और हलाल नेशन स्टेट से पूछ के ले रहे होते, ठीक है। फिर आपका हराम और हलाल नेशन स्टेट बताता है कि क्या हराम है और क्या हलाल है। बीफ हराम है, नहीं खाना है, ठीक है जी। मुल्ला को जो हिंद में सजदे की इजाजत नादा समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। नेशन स्टेट में इस्लाम आज़ाद नहीं हो सकता है। नेशन स्टेट जब तक है, जब तक ये नेशन स्टेट है भैया, ठीक है, कभी इस्लाम मतलब आप सोचे ना, खिलाफत भी नहीं कायम हो सकती। नेशन स्टेट फ्रेमवर्क में खिलाफत कायम नहीं हो सकती, ठीक है।
बड़ा अजीब सा बात है। इस पर कल हम लोग और तफसील से बात करेंगे। अभी हम बस आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दें कि इस्लामिक स्टेट जो बनता है ना, इस्लामिक स्टेट बने या इस्लामिक एमिरेट्स बने, जो आज बने हुए हैं बहुत सारे आपको लगते हैं, असल में खिलाफत नहीं है। और बात कि वो खिलाफत के आइडिया को डाइल्यूट करती है। अच्छा दिखा रहे, सॉरी यार मॉस, सॉरी। खिलाफत क्या होता है? खिलाफत क्या होता है? हम क्योंकि अब नेशन स्टेट और गवर्नमेंट और हुकूमत पर बात करेंगे तो अपनी भी अपनी इस्लामिक पॉलिटी पर भी बात करेंगे। खिलाफत क्या होता है? व्हाट इज खिलाफत? खिलाफत क्या होता है? खिलाफत होता है जहां पर अल्लाह की शरीयत नाफिज होती है। ठीक है, ठीक है, बेसिकली बात आ गई, बात समझ। अल्लाह की शरीयत नाफिज होती है। ठीक है। खलीफा कौन होता है? खलीफा वो होता है जो उस शरीयत को सेफ गार्ड करता है कि यहाँ पर इस शरीयत के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है। खलीफा की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो बस सेफ गार्ड करे कि शरीयत की पाबंदी हो। इसके अलावा खलीफा की कोई रोल नहीं। ठीक है। खलीफा का रोल बस इतना है कि वो शरीयत की पाबंदी को इंश्योर करे कि शरीयत की पाबंदी हो, और अगर ना हो तो सजा दे। ये उसकी जिम्मेदारी, उसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। दूसरी बात, असल चीज जो है खिलाफत की, कि भाई शरीयत बहुत वेग टर्म। शरीयत क्या होती है? व्हाट इज शरीयत? शरीयत क्या है? कुरान सुन्नत, अच्छी बात है, वो मसादिर शरिया है, सोर्सेस ऑफ द शरीयत। अच्छा, क्या कुरान सुन्नत के बाहर भी कुछ शरीयत के जुज है? अब उसमें इख्तलाफ आ जाएगा। क्या कयास शरीयत का हिस्सा है? ठीक है। क्या क्या कयास शरीयत का हिस्सा? क्या इजमा शरीयत का हिस्सा है? क्या नहीं है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं है, कुछ बोलेंगे कुछ और है, कुछ बोलेंगे कुछ, इसमें इख्तलाफ। ठीक है। तो शरीयत बहुत ऐसा कोई, आ रही बात समझ, कोई ऐसा क्लियर कट डिफिनेशन नहीं है। हम मजाहिब क्या करते हैं? इस्लाम कहते हैं बिना मजहब के कोई खिलाफत नाफिज नहीं हो सकती। मजहब क्या करता है? उस शरीयत को डिफाइन करता है और उस डिफाइंड शरीयत के हिसाब से लॉज जनरेट करता है। ठीक है, ये काम करता है। इसलिए अगर कोई ऐसी जगह हो जहां पे मजहब नहीं है तो फिर वो कोडिफाइड शरीयत नाफिज करेगी। ठीक है, फिर वो कोडिफाइड शरीयत नाफिज करेगी। कोडिफाइड शरीयत में क्या होगा कि ये जुर्म करने पर ये सजा, ये करने पर ये सजा, ये करने पर ये सजा। जो मॉडर्न स्टेट जिस तरीके से अपना पेनल कोड, पेनल लॉ सेट करता है, मॉडर्न स्टेट में ही होता है ना। नेशन स्टेट में क्या होता है? चोरी करने पर इतने साल की जेल, ये करने पर इतने साल की जेल, वो करने पर इतने साल की जेल। तो अगर अगर किसी जगह में मजहब नहीं है तो वो इसी तरह के कोडिफाइड शरीयत को बना देगा। वो शरीयत को एक सेट ऑफ रूल्स बना देगा, वो शरीयत को एक सेट ऑफ कोड्स बना देगा। और जब शरीयत कोडिफाई हो जाए और जब शरीयत सोलिडिफाई हो जाए, वो शरीयत नहीं रही, शरीयत की रूह मर गई। आ गई बात समझ? सैयद कुतुब के माइलस्टोन में इसको अच्छे से बताया कि शरीयत एज अ थ्योरी नहीं लिख सकते, शरीयत को हम कोडिफाई नहीं कर सकते, शरीयत को हम लिख नहीं सकते ऐसे, ये करने पर ये करने पर ये। ठीक है, तो वो मॉडर्न स्टेट का एक समझो, वो उसके बाल्टी में हमने शरीयत डाल दी है। अच्छा, अब खिलाफत की हम बात कर रहे हैं। खिलाफत में भाई शरीयत का निफाज होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शरीयत पर शरीयत का निफाज होता है। शरीयत जो है, अब जैसे मैंने बताया, बड़ा ऐसा कोई फिक्स्ड उसका डेफिनेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि हुकूमत हुकूमत जो है हुकूमत जो है वो शरीयत को डिफाइन नहीं करती। ठीक है, खिलाफत में हुकूमत शरीयत को डिफाइन नहीं करती। मतलब हुकूमत नहीं बताती कि क्या चीज ये है या वो है। हुकूमत नहीं बताती कि क्या चीज शरई है या गैर शरई है। आ रही है बात समझ? अब आपको लगे अब बेवकूफ आदमी क्या बात कर रहा है, सुनो सुनो। खिलाफत में आम शहरी, ठीक है, आम शहरी जो है वो शरीयत को इंटरप्रेट करता है। एक आम शहरी कुरान और सुन्नत को इंटरप्रेट करता है, और अवाम में उसकी कबूलियत जब हो जाती है, अवाम में जब उसको मकबूलियत हासिल होती है, तो हुकूमत उसको एज सच एक्सेप्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, फिक़्ह हनफी किसी हुकूमती इदारे से नहीं आई, फ़िक़्ह शाफ़िई, फ़िक़्ह मालिकी या फ़िक़्ह हम्बली किसी हुकूमती इदारे से नहीं आई।
किसी हुकूमत ने पैसा नहीं दिया कि तुम कुरान और सुन्नत को, है ना, इंटरप्रेट करो। बनु उमैया ने पैसा नहीं दिया हनफी शरिया फिक़ह हनफी के लिए, ना बनु अब्बास ने पैसा दिया। ठीक है, अरे बात समझिए, बड़ी बारीक चीज है जो हम आगे बात करने वाले हैं। खिलाफत में शरीयत का इंटरप्रिटेशन आम शहरी करता है। ठीक है, आम शहरी से मुराद एक आम शहरी जो गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं है, जो हुकूमत से उसका ताल्लुक नहीं है। आम शहरी अबू हनीफा कुरान और सुन्नत को लेते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उससे उसूल और फुरू देते हैं, मजहब बनता है। लोग उस उसूल और फुरू यानी उस मजहब को तस्लीम करते हैं। जब बहुत ज्यादा वो मजहब फैल जाता है तो हुकूमत भी उसी मजहब को मान लेती है। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं बनु उमैया हनफी थी, बनु अब्बास हनफी थी, और ओस्मानिया सल्तनत भी हनफी थी फिक्र में। ठीक है, फिक्र में क्या थी? हनफी थी। मतलब हुकूमत खुद नहीं बनाती कानून, हुकूमत खुद कानून साजी में हिस्सा नहीं लेती। कानून साजी कौन करता है? कुरान और सुन्नत को इंटरप्रेट कौन करता है? आम शहरी। और लोग उसको मकबूलियत जब हासिल होती है, अनस जरा उसको ब्लैक ऑन कर दो चार्जर। ठीक है, आम शहरी में जब मकबूलियत हासिल हो जाती है तब हुकूमत उसको बाय डिफॉल्ट खुद अडॉप्ट कर लेती है। आ गई बात समझ? खिलाफत ये है। तीसरी बात, खिलाफत में कोई बॉर्डर का तस्वुर एज सच नहीं है कि मुझे यहां से वहां जाने के लिए बॉर्डर और ये सारी चीज तो आपको पता है, ये तो भाई बेसिक है, आपको पता है बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं होता, सब एक होते हैं, ये तो आपको पता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खिलाफत में होता भैया ये है कि बॉर्डर एज सच नहीं होते। अच्छा, बॉर्डर हो भी सकते हैं। बॉर्डर किस तरह कैसे हो सकते हैं? एक एक इस तरह का बॉर्डर रखो बस, जो है मतलब ऐसे आना जाना उसमें हो सकता है, कोई बहुत बड़ा उसमें मसला नहीं है, बस है इलाका बताने के लिए कि यहाँ पर जो है यहाँ से ये चीज शुरू होती है, वहां पे मतलब आपको कल्चर आपको पता चल जाए कि यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर ये चीजें मिलेंगी। उस तरह का आप बॉर्डर बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एज सच बॉर्डर जिसके लिए आपको बहुत सारे कागजात वगैरह बनाना पड़े, इस पर तो खिलाफत में ये चीज नहीं होती। सबसे अहम चीज जो खिलाफत की थी, सबसे अहम चीज कि उसमें हुकूमत जो है या जो गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, जो रूलिंग बॉडी है, वो शरीयत को इंटरप्रेट नहीं करती, वो शरीयत के बारे में कुछ नहीं बोलती। ठीक है, आम शहरी, आम लोग, इजमा भी कौन करता है? इजमा आम उलमा की बॉडी करती है, इजमा अवाम करती है। हुकूमत से इजमा का भी मामला नहीं है, कयास अवाम करती है, अवाम के मुज्तहिदीन और जो है उन लोग का फुकहा करते हैं। हुकूमत का कोई आदमी उसमें कोई रोल नहीं। हुकूमत बस करता यह है कि जो शरीयत बता दी गई, फिक़ह हनफी के हिसाब से बता दिया गया कि यह सही है और यह गलत है, तो हुकूमत अब उसको फॉलो करेगी। हुकूमत बोलेगी कि इसके अगेंस्ट जाओगे तो सजा मिलेगी, इसको फॉलो करोगे तो अच्छी बात है। आ रही बात समझ? आ रही बात समझ? शरीयत सॉरी खिलाफत का मामला ये है। ठीक, जब हम इस्लामिक स्टेट को बनाते हैं, इस्लामिक स्टेट पहले तो बड़ा ऑक्सीमोरोनिक टर्म है, इस्लामिक स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि स्टेट नेशन स्टेट का हिस्सा है, जो घटिया है, जो कभी इस्लामाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई ऑटोनॉमस बॉडी का वजूद बर्दाश्त क्या तस्वुर भी नहीं करेगा। इस्लामिक स्टेट का कहना उसी तरीके से है जैसा कहना है इस्लामिक डेमोक्रेसी, जैसा कहना है इस्लामिक सेक्युलरिज्म, जैसा कहना है कि नाली के पानी से वजू बनाना। आगे बात समझ? इस्लामिक स्टेट नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, क्यों नहीं होता? बोलो क्या मसला है भाई, वो भी खिलाफत है। आ जाए बात। पहली बात बॉर्डर है। अब बोलो बॉर्डर तो है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, चलो हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि आप में उसका कोई हिस्सा नहीं है, आप उसको कर लोगे बर्दाश्त। दूसरी चीज जो सबसे अहम चीज है, इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक एमिरेट में रूलिंग पार्टी, गवर्निंग पार्टी जो है वो शरीयत को डिफाइन करती है, वो शरीयत को इंटरप्रेट करती है, वो बताती है क्या शरीयत है और क्या शरीयत नहीं है। आम आवाम उसमें कोई रोल नहीं लेती। ठीक है, आ गई बात समझ? इसलिए वो खिलाफत नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? खिलाफत का जो तस्वुर खिलाफत है उसको उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। ठीक है, उसको डाइल्यूट कर देते हैं जब हम इस्लामिक स्टेट को कबूल करते हैं या उसको एक अच्छा अपने जर में रखते हैं। ठीक है, तब आप मान लेते हैं, जैसे आप बोलो कि यार क्या दिक्कत है सीरिया में इस्लामिक नहीं बोलो,
अच्छा कोई अगर आप कहो कि चलो उलमा को बुलाया जाए, उलमा ही चलो शरीयत को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। आप कहो कि चलो उलमा को बुलाया जाए और उलमा ही शरीयत को उस पर जो है इंटरप्रेट करेंगे। दिक्कत ये है कि उलमा को फिर बुलाएगा भी रूलिंग पार्टी, ठीक है। उलमा को बुलाएगी भी रूलिंग क्लास, जो हुकूमती इदारा था, जो हुकूमत थी, वही फिर उलमा को बुला रही है और वही अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करवा रही है। दिक्कत भी वही है, ठीक है। खिलाफत में हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होता कि शरीयत को इंटरप्रेट करे, वो बस आम आवाम में जो शरीयत आम आवाम में राइज है उसको खिलाफत मान ले, खिलाफत जो हुकूमत है वो उसको ले लेता है और उसके हिसाब से फैसले करता है। नेशन स्टेट, ये जो इस्लामिक स्टेट है, वो अपनी चीजें देता है, वो अपने से शरीयत को इंटरप्रेट करता है, उसमें रूलिंग पार्टी शरीयत गवर्न करती है, उसमें शरीयत का कोडिफिकेशन होता है, उसमें शरीयत एज अ कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। आ रही बात समझ? उसमें शरीयत वे ऑफ लिविंग ना रह करके कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, दस्तूर बन जाता है। फिर वो इस्लामिक नहीं रहता, फिर वो इस्लामिक स्टेट जरूर हो जाता है, जो कि हमको नहीं पता क्या होता है इस्लामिक स्टेट, बड़ा ऑक्सीमोरोनिक टर्म है इस्लामिक स्टेट है। तो वो इस्लामिक स्टेट मतलब ऐसा है जो मैंने बताया, ठीक है ना। अब आपको लगेगा भाई बहुत हेवी कंफ्यूजन हो गया, जो कि कोई बात नहीं। द इनवेटिबल खिलाफत, ठीक है। इसमें अब बात आते हैं मुस्तफ़ा कमाल को, आप जानते हैं आतातुर्क, बहुत बड़ा इसको कुत्ता है, इसने जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया, एक कि मर गया। इसकी जिंदगी का बहुत बड़ा योगदान है ब्रो कि ही डाइड, ठीक है। आगे क्या लिखो भाई, शेख फारिस अल जहरानी पब्लिकली रिजेक्टेड इज सऊदी सिटीजनशिप. He stated like Muslims should not be bound by national boundaries and that Saudi Arabia, the boundary state, was not a legitimate entity. He was later arrested and executed. बिल्कुल ठीक है ना। उलमा जो अच्छे उलमा उनको पता है कि नेशन स्टेट में कभी खिलाफत नहीं आ सकता। नेशन स्टेट को आप इस्लामाइज कर दो तो मतलब वही है कि आप गंदे चीज से वजू बनाने की कोशिश करो, नहीं होता। नेशन स्टेट का नेचर ही एंटी इस्लामिक है, ठीक है। नेशन स्टेट कभी इस्लामाइज कर लोगे तो खिलाफत आप उसको नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये अब आ जाओ मुस्तफ़ा कमाल आतातुर्क की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, जिन पर हमें इन पर बड़ा खुश होना चाहिए कि इन्होंने अपनी जान दे दी, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा दिक्कत है ना, मुस्तफ़ा कमाली की किताब बहुत अच्छी है भाई, ठीक है। किताब बहुत अच्छी है, किताब आप लोग पढ़िएगा, द इनविटेबल खिलाफत। कभी अगर अल्लाह ताला तौफीक मुझे दे और हम लोगों को तौफीक दे तो हम इस किताब को पढ़ाना पसंद करेंगे, ठीक। द इनविटेबल खिलाफत बहुत अच्छी किताब है, हम इसको कभी पढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर वक्त मिले और अल्लाह ताला मेरे इल्म में कुछ जहालत मेरी कमी हो, कुछ थोड़ा बहुत मुझे अकल आए अल्लाह की तरफ से, तो ये किताबें पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब मसला ये भैया, आगे आते हैं, देखें यहाँ पर क्या है। मुस्तफ़ा कमाल आपको पता है इस तरह का आदमी था। इस किताब में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे उलमा ने मुस्तफ़ा कमाल को सपोर्ट किया है, ठीक है। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या खिलाफत नहीं आ सकती, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल ऐसा है कि बड़े बड़े हमारे अकला जो हैं परेशान है इस सवाल से, और उनको सही में नहीं पता, उनको सही में नहीं पता, ठीक है। पीरे बोस्निया के एडमिन आपको पता है कौन है? सैयद हमजा साहब, है ना। सैयद हमजा से मेरी बात हुई इस मौजू पर, हमने बहुत अच्छा बात किया कि भाई ये हम लोग इस्लाम साइज करें तो उसका डाइल्यूजन है, बहुत लंबा बात। और लिसानुद्दीन को आप जानते होंगे, हमजा भट्ट नाम है ना उनका, शायद हमजा भट्ट ही नाम है, नहीं ताहा भट्ट नाम है, सॉरी भूल गया मैं। लिसानुद्दीन भाई को आप जानते होंगे, जो बहुत बेहतरीन आदमी है। सैयद हमजा है, लिसानुद्दीन अली भाई हैं, इन लोगों से मैंने बात की। मसला ये ब्रो कि नोबडी नोज सब बेचारे परेशान हैं। हाँ, सैयद हमजा भाई तो कहते हैं कि जब तक नेशन स्टेट खत्म नहीं होता, मतलब अब नेशन स्टेट खत्म कब होगा? कोई बहुत बड़ी जंग, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद नेशन स्टेट बना है, तो वर्ल्ड वार 3 कोई ऐसी चीज हो जाए जो नेशन स्टेट का पूरा फाउंडेशन ही खत्म हो जाए, तब हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अभी के डेट में खिलाफत का तस्वुर बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब अल्लाह ताला भाई चाहे तो कर दे, लेकिन बी प्रैक्टिकल, कम है। आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यूटोपियन विजन हो जाएगा, इस्लामिस्ट का हम लोग कहते हैं ना। अच्छा सॉरी,
अरे यार इस्लामिस्ट हो तो कोई बात नहीं, उसको कभी बात करूंगा, कल अच्छे से बात करूंगा। इस्लामिस्ट साहब लोग भी यूटोपिया में जीते, कोई बात नहीं, कल हम लोग इस पर अच्छे से बात करेंगे, इस्लामिस्ट पर अपनी खिलाफत कैसे, और बड़ा है ना, इस तरीके पर बात हम लोग करेंगे कल इंशाल्लाह। वक्त हो चुका है, अब हम ये नहीं चाहते कि आपको लास्ट में थोड़ा आधा अधूरा बात पता चले और आप परेशान रहो, मसला ये नहीं है। तो हमने आज जो चीज़ें बात की यूटोपिया और इस पर, आज हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। इस किताब को मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा। ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, पढ़ लिया होता तो इससे बहुत सारी चीज़ें मैं कोट करता, रिकॉलिंग द कैलिफेट, ठीक है, पढ़ लेता तो अच्छे से कोट करता, लेकिन पढ़ी नहीं है तो और अच्छे से बात आ जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बात करने को आगे, इसमें हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, और बताएंगे आपको कल के लिए कि कैसे इस्लामिस्ट आर द एजेंट्स ऑफ स्टेटस को, सॉरी लेकिन दैट्स द ट्रूथ ब्रो, ठीक है, आएगा आगे आएगा, इसी किताब से मैं साबित करूंगा। और परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशानी तो होनी है, हम हमको वे आउट ढूंढना है। तो जब पता चले कि गलत गड्ढे से हम रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं, तो अब हमें निकलना होगा और सही रास्ते ढूंढने होंगे, ठीक है। तो वो कल हम लोग बात करेंगे क्या गलत गड्ढा है और कैसे हम लोग सही की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस्लाम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट वाली जो चीज़ें थी, हमने ये यहाँ तक आज हम लोग रुक गए हैं, यहाँ पर आगे बात हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे यूटोपिया एंड मोरल्स पर, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग बात करेंगे ये सारी चीज़ें। और यूटोपिया तो आपको बेसिक आइडिया पता चल ही गया, नेशन स्टेट की हाकमियत का पता चल गया। और मैं अभी स्टोरी पर अपने शेयर कर दूंगा एक पोस्ट मेरी वक्फ बोर्ड को रिलेटेड, उसकी जो फॉन्ट बहुत गंदी है, एस्थेटिक के चक्कर में गंदी हो गई, इन पढ़ सकते हो, फिर भी पढ़ लेना, थोड़ी मेहनत लगा के उसको पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। और नेशन स्टेट पर मैंने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, शायद लिखा होगा तो शेयर कर दिया जाएगा, नहीं तो इतना तो काफ़ी है। फंक्शन वाली चीज़ मैंने शेयर भी की थी, फिर बोस्निया के लिए जो चीज़ है, अरे यार अनरीडेबल होते हैं जा। अब से मैं कोशिश कर रहा हूँ रीडेबल बनाने की, ठीक है ना, अब से कोशिश हो रही है। आपका हैंडल, मेरा हैंडल है इब्ने समदानी, ठीक है, मेरा हैंडल है इब्ने समदानी। बैकग्राउंड बेसर बिल नहीं, इस बार कोशिश किया जाएगा। सॉरी बॉस, सॉरी सैयद अवान सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी, ठीक है ना, सॉरी, नहीं गलती हो गई, एक दफ़ा भाई गलती हुई है भाई, अब से देखो ठीक हम बना रहे, ठीक है। नदवी नामा पर देखो अच्छा फंट है, उसमें पढ़ने लायक है कि नहीं, नदवी नामा पर सही बन रहा ना, तो वो सारी चीज़ें, इसमें गलत हो गया, एक दफ़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, फिर भी थोड़ी सी कोशिश करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो गूगल लेंस का इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ लेंगे, आपको बात समझ में आएगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्या, बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। या फिर उसके बगल में मेरा लाइव होगा, उसको भी आप सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये बात आपके जहन में आ गई। नेशन स्टेट कितना आज का बुत है कि मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम, और तहजीब के आज़र में तरशवाए सनम, और इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, तो पैरहन इसका है, मजहब का वो कफन है। और ये वतन जो है वो सिर्फ नेशनलिज्म तक नहीं रोको, उसको पूरा नेशन स्टेट तक ले जाओ, कि हमें मसला किसी गवर्नमेंट की पार्टी से नहीं है, हमें इस इंस्टीट्यूशन से ही मसला है। आ रही बात समझ, हमें किसी गवर्नमेंट पार्टी से मतलब ही नहीं है, हमको पाकिस्तान से ही मसला है, हमको सऊदी अरबिया से ही मसला है, हमको ओमान से ही मसला है, हमको हर नेशन स्टेट से मसला है, कि नेशन स्टेट मुझे बनाने नहीं दे रहा जो मैं चाहता हूँ बनाना। आ रही बात समझ, उसको शाह वलीउल्लाह बहुत अच्छे टर्म में कहते हैं, फक्कू कुल्लू निज़ामिन, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दो, हर चीज़ को ख़त्म, हर निज़ाम तबाह हो जाएगा, फिर हाँ अपना निज़ाम बना सकेंगे, जो कि ट्रू है। तो अगेन शाह वलीउल्लाह देलवी सेड वेरी गुड थिंग, जिसको मैं अफर्म करता हूँ, कुल्लू फक्कू क्या था, फक्कू कुल्लू निज़ामिन, जो करना होगा, तब फिर हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। कल हम लोग और बेहतरीन तरीके से बात करेंगे, आपके जो सवालात होंगे अच्छे से उस पर डिस्कशन होगा कि कैसे इस्लामिक स्टेट और ये चीज़ इस्लाम खिलाफत के नज़रिए को डाइल्यूट कर देती है और मसला पेश करती है। क्या, लेकिन क्या मसला है, तो क्या मतलब ये है भैया, ठीक है, क्या बात ये है कि क्या हम उसको छोड़ दें, क्या हम छोड़ दें वो काम करना, ठीक है, वो कल आएगी, कल आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है कल, ठीक है। आज आप लोग मज़े से सो जाओ, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या हो रहेगा, असाइनमेंट ऑफ द डे क्या रहे, असाइनमेंट ऑफ द डे आपका रहेगा कि आप बताएंगे कि यूटोपिया में कैसे लोग नहीं रहते और फंक्शन से रहते हैं, ठीक है। आप बताओगे कि यूटोपिया में, यूटोपिया या नेशन स्टेट, आप उसको आज के वक्त में नाम ले लो, कि नेशन स्टेट कैसे इंसानों को रहने नहीं देता और फंक्शंस को पैदा करना चाहता है,
ये आपका असाइनमेंट ऑफ द डे है कि आप ये साबित करेंगे और आप ये बनाएंगे। आपका होमवर्क है भाई, ये बहुत अच्छा होमवर्क है, आप बनाएंगे, इस पर लिखेंगे कि नेशन स्टेट या यूटोपिया जो ऐसा है वो क्यों अच्छे इंसान पैदा नहीं करने देता, इंसान ही नहीं पैदा करने देता भाई। अच्छा बुरा तो खैर मामला ही अलग है, ठीक है। और हम आपको शेयर कर देंगे वो बैटमैन वाली बात जो मैं बता रहा था। बहुत अच्छी बात कहता है जोकर कि भैया बैटमैन साहब, डोंट थिंक यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, फॉर देम यू एंड मी आर सेम, जो कि बहुत सही बात है। यूटोपिया और नेशन स्टेट 1000 जोकर्स बर्दाश्त कर सकती है, एक बैटमैन बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। ये आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। आज की क्लास की समरी असाइनमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 काम नहीं करने, एक ही काम करने हैं, मजे आ जाएंगे आपको। आप लोग उस पर लिखेंगे कि कैसे नेशन स्टेट अच्छे इंसान नहीं बनने देता और फंक्शन बना रहा होता है, ठीक है। कल हम लोग अच्छे से बात करेंगे प्रीमियम। यानी पहला ही क्वेश्चन है वही। हाँ हाँ वही वही पहला ही क्वेश्चन है। कल हम लोग प्रीमियम टॉपिक्स पर बात करेंगे, थोड़ा बहुत आपको जो है इधर भी ले आएंगे, थोड़ा सा अगर हो सके तो वक्त मिलेगा। इधर इधर ये क्या है, ये इसको नहीं तो घटिया है, ये है, ये अच्छा चीज़ है, ठीक है। इधर ही हम लोग आ जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर और इधर और इधर, बहुत सारी किताबों पर बात हो सकती है। लोग खफा होते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन हक तो हक है ना। डियर इज प्लेटो बट डियरर इज द ट्रूथ। अरे भाई अमेजोन पे मिलता है, पता है, अमेजोन पे मिलता है, कोई डेंजरस चीज़ नहीं है, आप खरीद सकते हैं। नेशन स्टेट इसको अप्रूव करता है, नेशन स्टेट अप्रूव दिस, यू कैन बाय दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये मामला है। तो आज के लिए इतना ही हजरात ग्रामी, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ ले, और सवाल हो अगर इस चीज़ से जो हमने लास्ट में भी बात की है, तो कल कल अच्छे से और ऐसे हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाली चीज़ में कुछ हो तो मज़ा आ जाएगा। आमीन भैया, ठीक है। ठीक, कल मज़ेदार, मेरा फेवरेट टॉपिक कल है हजरत, कल हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग्स बंद कर लेता हूँ लोगों के लिए और आपके लिए, और चलो ठीक है।